यस। सबीर शेख जी, आप अगर सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हेलो सर, आवाज़ आ रही है सर? हैं। जी, जी, हाँ सर, मेरा C2 कोर्स हुआ है सर। जी। C2 के बाद में मैंने प्रैक्टिस भी किया और एक 10-12 लोगों पर प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद हाँ, पता नहीं अचानक से पूरा डिस्कनेक्ट हो गया सर पूरा मैं। इट्स नॉट हुँ, मेरे पीछे डिस्कनेक्ट हो गया। तो ठीक अभी है, तक वैसे ही चल रहा है। ओके। तो वही मैं अभी मेरे को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। हाँ, तो डिस्कनेक्ट हुआ यानी क्या हुआ? प्रैक्टिस भी छोड़ दिया सब, कुछ सेल्फ भी छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। ओके, ओके, और अभी ठीक है, जो पहले पहले जैसा एंजाइटी वगैरह होता था वो फिर से वापस धीरे धीरे शुरू हो रहा ओके, ठीक है। है। हाँ। हुँ, अभी देखिए कि आपने कोर्स किया था और फिर आपने शायद एंग्ज़ायटी के लिए उसमें आपने खुद को सजेशन भी दिए होंगे। हम कोर्स में से ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं। फिर उसमें जो टेक्निक हमने हिप्नोटिज़्म से सीखा है, उसे भी हम इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। उससे हमको शुरू में अच्छे रिज़ल्ट भी मिलते हैं। उनको हमें तब तक लाना होता है या तब तक हमको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, जब तक ये हमारे जो चेंजेस हैं, ये परमानेंट नहीं हो रहे। यानी हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई। वैसा होने तक हमको ये करना चाहिए, है ना? अब एंग्ज़ायटी जैसी चीज़ें क्यों होती है कि अब एंग्ज़ायटी देखिए तो आप ओवरऑल पर्सनैलिटी के कारण इंसान को होती है। भले ही हमने एंग्ज़ायटी के लिए सूचनाएँ दी, उसके कारण वो एंग्ज़ायटी कम हुई कुछ दिनों के लिए। पर एंग्ज़ायटी जो एक चीज़ है, वो ओवरऑल आपकी सोचने का क्या तरीका है, ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसके कारण हमको होती है ज़्यादा, बराबर? यानी आपको पर्सनैलिटी में उतने चेंजेस करने पड़ेंगे। आपका सोचने का तरीका उतना बदलना पड़ेगा। वैसा जब आप कर पाओगे, उतना एटीट्यूड जब आप चेंज कर पाओगे, तब फिर ऐसा होगा कि फिर कभी आप भले ही प्रैक्टिस करो, ना करो, आपको एंग्ज़ायटी नहीं होगी। हुँ? वैसा व्यक्तित्व बनने तक आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, अपने पर्सनैलिटी में उतने बदलाव लाने के लिए। अब देखिए आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीख लिया हमने, इसका मतलब हमारा पर्सनैलिटी चेंज हो गया या डेवलप हो गया ऐसा होता है क्या? तो आप समझ सकते हो कि ऐसा नहीं है, है ना? हमने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखने के बाद उसका उतना इस्तेमाल करना पड़ेगा जितने बदलाव हमको करने की ज़रूरत है। वो जब होने तक आपको अगर आप उसके बीच में रोक दोगे तो फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं और एंग्ज़ायटी जैसी जो चीज़ है, वो तो ओवरऑल पर्सनैलिटी के कारण हमको होती है। यानी इसका मतलब पूरी पर्सनैलिटी में चेंज होने के पहले आपने वो रुका है, इसलिए वो फिर से शुरू हुई है। अब आपको इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले थे, इसलिए आपने बाद में कोर्स बी भी किया, फिर आपको लगा कि ये एक अच्छा चीज़ है, मैं लोगों को भी सिखा सकता हूँ, तो कोर्स सी भी किया ट्रीटमेंट देने के लिए, है कि नहीं? तो अब ये सब आप जब कर रहे हो, तो यानी आपको पता है कितने अच्छे रिज़ल्ट आपको पहले मिल चुके हैं इस चीज़ के। इसलिए आपको अब ये करना पड़ेगा कि वो फिर से याद कीजिए, कि ये कितने अच्छे रिज़ल्ट मुझे मिले थे। अब ये परमानेंट अगर आप चाहते हो, तो आपको उसे रेगुलर इसके इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब वैसे रिज़ल्ट आपको और भी मिलते जाएँगे, ठीक है? और कुछ आप पूछना चाहते हैं इसमें, नहीं सर, थैंक यू सर। है ना? ठीक है? तो ऐसा मत कीजिए अब हमने जो कोर्स ए का जो लास्ट पार्ट है, उसमें हम करते हैं कि जो सारे लोग कोई सवाल नहीं पूछ रहे वगैरह तो अपने माइक और कैमरा ऑफ रखिए बाकी सारे लोग। तो कोर्स ए का जो समारोह व्याख्यान था, यानी आखिर का जो सेशन था, उसमें एक बात मानव सर हमेशा बोलते हैं कि कई बार हम जो समस्या हमारे जीवन की होती है, उनके साथ में जीते रहते हैं। पूरी ताकत लगाकर उनको ठीक नहीं करते, सॉल्व नहीं करते। तो वैसे ही अगर हमारा हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है। तय कीजिए कि मैं इसे ठीक से अभी फिर से इस्तेमाल करना शुरू करूँगा। ये जब भी हमारा सेशन चलता है क्यू-एन-ए का सेशन, उसमें हर बार जॉइन हुई है। अपना जो व्हाट्सएप का आपका ग्रुप है, उसमें ध्यान रखिए और उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, फिर से प्रैक्टिस करने के लिए, रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए। हमको ये प्रैक्टिस तब तक तो करनी ही है कम से कम, कि जब तक हमारी पर्सनैलिटी में परमानेंट बदलाव नहीं होते। सम्मोहन के कारण वो होने वाले हैं और जल्दी होने वाले हैं, पर वो होने तक हमको ये करना पड़ेगा।
बाद में भी सम्मोहन की प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसके कई फ़ायदे हमको होते हैं, ये हमको पता है। ठीक है? चलिए, दूसरा सवाल लेते हैं। हाँ, हसीनुर रहमान जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो। हाँ, यस। हाँ, क्षिति जी नमस्ते। जी, नमस्ते। क्षिति जी मुझे ना 2 मतलब प्रॉब्लम है जी, वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जी, एक्चुअली मेरी एज लगभग 45 इयर्स है, ठीक है? जी, जी। तो जैसा मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इंसान में 2 पर्सनैलिटी ट्रेट होते हैं, एक फ्लाइट और एक फाइट, हुँ, हुँ, ठीक है? तो मेरे साथ बचपन से ये रहा ना कि मैं हुँ, मतलब फ्लाइट जो टेंडेंसी होती है हुँ, यानी हुँ, जब कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो उसको अवॉइड करना, वो मेरे साथ बचपन से रहा है। हुँ, तो हुँ, जिसका जो सबसे ज़्यादा मुझे जो मतलब एक तरह से लॉस हुआ है, वो मेरा क करियर ग्रोथ में हुआ है। हुँ, क्योंकि हुँ, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ को ने स्किप किया है, क्योंकि मुझे ओके। इंटरव्यू से एक तरह से डर लगता है। तो क कई बार ऐसा होता है कि मैं इंटरव्यू जाकर वापस उसको छोड़ के आ जाता हूँ। मतलब प्लेस ऑफ इंटरव्यू में जाता हूँ, वहाँ पर कुछ देर बिताने के बाद मुझे बहुत मतलब एंग्ज़ायटी और बहुत घबराहट जैसा होता है, तो मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक है? तो इसका लॉस मुझे मतलब एट द एज ऑफ 45 मैं अभी जहाँ जॉब करता हूँ, तो हुँ, मतलब हुँ, जो ग्रोथ हो सकता था वो नहीं हुआ, ठीक है? हुँ, तो हुँ, इसको मैं कैसे सर इसको क्योंकि नेक्स्ट 1 एंड हाफ मंथ और 2 मंथ्स के अंदर कई सारे मेरे इंटरव्यूज़ हैं, तो हुँ, मैं उसको कैसे ये करूँ? एक तो सर ये सवाल है, दूसरा ये है ना कि हुँ, जैसे मुझे कई लोगों ने कहा है, जो मेरे से जानने वाले हैं कि तुम्हें न्यूमोफ़ोबिया है। न्यूमोफ़ोबिया मीन्स के जहाँ तक उन्होंने बताया कि आप कोई भी नई चीज़ ट्राई करने से डरते हो। हुँ, जैसे कुछ लोग होते हैं उनके सामने कोई भी चीज़ आ जाए, नया भी हो, वो उसमें एटलीस्ट एक बार ट्राई करने की कोशिश करते हैं। बट हुँ, मेरे हुँ, साथ ये है कि मैं थोड़ा-सा उसमें एश्योरेंस चाहता हूँ कि 2-4 लोग से पहले पूछ लूँ, 2-4 लोगों ने किया है तो उसको पहले जान लूँ, ये तरह चीज़ है। तो सर हुँ, हुँ, उसमें ये होता है ना कि जब भी जैसे मैं कुछ सीखता हूँ या कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो एक तो वो मेरा हैबिट नहीं बन पाता है पहला, हुँ, 2-4 दिन में वो छूट जाता है और नई चीज़ ट्राई करने से ना मुझे बहुत मतलब एक तरह से एक फ़ियर फैक्टर जैसा रहता है। तो हुँ, सर इसको मैं कैसे मतलब इसके सजेशंस दूँ और कैसे इसे मैं मतलब इसको दूर कर पाऊँ? काइंडली मुझे गाइड कीजिए सर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक अभी जो आपने आखिरी वाले बात से पहले शुरू करते हैं कि जी, जो जी। आपने बोला कि हाँ, नई चीज़ें करने से डर लगता है। तो और उसके लिए अगर आप जाँच लेते हो ठीक से लॉजिक से, जी। है ना? जी, जी। अगर आप इन्फॉर्मेशन लेते हो, तो जी, उसमें जी। तो कुछ गलत बात नहीं है। बिना सोचे-समझे नई चीज़ें करना, ये भी कुछ सही नहीं है। हुँ, वो हुँ। प्रॉब्लम तब होता है अगर कोई नई चीज़ आप बिल्कुल ही नहीं करते, तो, ठीक है? जी। तो इसलिए ये एनालिसिस सच में आप कीजिए कि सच में ऐसा कोई फ़ोबिया है कि केवल आपको ऐसा लग रहा है। अब नई आदतें डालना या नई चीज़ें कंटिन्यूअसली करते जाना, ये अलग बात जी। हो गई। मैंने कोई जी। नई चीज़ शुरू की, फिर मैं उसे जल्दी से छोड़ देता हूँ, ये अलग हो गया। मैं नई चीज़ें करता ही नहीं हूँ, ये अलग हो गया, ठीक है? जी। तो वो नई चीज़ें आप करते ही नहीं हो, ऐसा कुछ है क्या? सच में आप सोचिए। आपने जितना बताया उसपे से तो वैसा कुछ एग्ज़ैक्टली नहीं लगता है, ठीक है? अ, जैसे अभी ये कोर्स भी आपने जॉइन किया, ये चीज़ें जी। सीख रहे हो आप, इसको जी। डिस्कस कर रहे हो। तो अब ये चीज़ें यानी हर कोई करता है ऐसी बात नहीं है ना, तो नई चीज़ें आपने तो सीखी है। कहीं से भी जी। इन्फॉर्मेशन लेकर हो या जो भी आपका एक आपने लॉजिक लगाया कि जो भी आपने इंट्रो देखा होगा, जैसे भी आपने डिसीज़न लिया हुँ, होगा। हुँ। तो इसलिए मुझे वैसा पूरा तरह से नहीं लगता, आप सोच लीजिए उसके बारे में। जी। अ, अब ये नई चीज़ें हम जब एक जैसा मैंने कहा आप 45 ऐज है, मेरी भी 45 ऐज है अभी लगभग। तो ऐसे में हमको जितना हमारी उम्र बढ़ती है, तो हमको नई चीज़ें बहुत करना उतनी इच्छा कम होती है, ये सही बात है। क्योंकि जी। हमको एक तरीका अब इतने सालों में आपकी पर्सनैलिटी बनी हुई है, जी, जी। आपका एक सोचने का ढंग बना हुआ है, आपकी एक दिनचर्या बनी हुई है, तो आप चाहते हो कि वैसी ही चीज़ें करूँ, ज़्यादा चेंजेस ना हो। तो ये कोई एकदम से हम कहेंगे कि बहुत खराब बात है या अगर उसमें आपको प्रोग्रेस में कहीं समस्या हो रही है उसके कारण, है ना? जी, या जी। आपके कहीं यानी जो भी आप करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो, तो उस पे जी, हम जी। काम करें। पर जी। हमने देखना है कि जैसे हमारा भी एक स्टेबल पर्सनैलिटी बनता है धीरे-धीरे, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है और हम चाहते हैं कि हम वैसा रहें। तो इसमें बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं है।
उसके कारण कहीं अब जैसा आपने कहा कि नहीं मैं इंटरव्यू देने से अवॉइड करता हूँ। हाँ, अब जी, ये मुद्दा है, ठीक जी, है? जी। अब ये इंटरव्यू अवॉइड करना या जैसा आपको लगता है कि पर्सनैलिटी में ही आपका वो ट्रेट है कहीं कि आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को अवॉइड करते हो। जी, 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 जी। हाँ, तो अब इसमें हम पहले हम कर लें कि इंटरव्यू को आप इंटरव्यू वाला जो पार्ट है उसे ठीक करना है। अगर उसको लेके कोई डर आपको है, तो उसके जी, लिए एक आसान तरीका है हमको पता है डिसेंसिटाइजेशन मेथड जो आपने कोर्स ए में सीखा है। जी, जी। उसको आप रेगुलरली इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास अगले 1 डेढ़ महीने में बहुत इंटरव्यूज़ हैं, तो उसी को एज़ अ टारगेट लीजिए और इंटरव्यू का दिन सुबह आप उठे घर में, वहाँ से लेकर इंटरव्यू को पहुँचे और आपने पूरा इंटरव्यू को कॉन्फिडेंटली अच्छे से दिया। ये पूरा विजुअलाइज़ेशन आप कीजिए। जी। आपको कितने दिन हुए कोर्स ये करके? सर ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया सर। हाँ, यानी काफ़ी दिन हो गए। तो जी, अब जी। आप खुद से भी कर सकते हो, आपको कोई जी, ऑडियो जी, से करने की ज़रूरत नहीं है। जी, तो आप सम्मोहन में जाइए, सम्मोहन के सबसे गहरी जगह पे पहुँचिए, यानी वो हम बंगले में जाके सोते हैं जी, और 1 से 20 तक नंबर गिन के सबसे गहरे पहुँचते हैं। जी। वहाँ पे हम खुद को सूचना देते हैं टारगेट के लिए, वहाँ पे डिटेल में देखिए कि बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट सुबह उठे, आपको बहुत अच्छा लगा, आप रिलैक्स फ़ील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हो। आपको इंटरव्यू आज आपका इंटरव्यू है या याद आया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत इंटरव्यू देने की इच्छा हो रही है। आप दिल से एकदम कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देना चाहते हो और फिर इंटरव्यू का आप अच्छे से सुबह घर पे तैयार हुए, रेडी होके आप निकले, इंटरव्यू के लिए आगे जा रहे हो, जाते वक़्त आप एकदम कॉन्फिडेंट, फ्रेश महसूस कर रहे हो। ऐसा पूरा देखिए, फिर आप वहाँ पे वेट कर रहे हो, एकदम रिलैक्स फ़ील कर रहे हो। फिर इंटरव्यू शुरू हुआ, फिर आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू के में जवाब देना शुरू किया, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। एकदम ध्यान से आप पूरी कंसंट्रेशन से और एकदम रिलैक्स्ड हो, एकदम फ्रेश हो, ऐसा करके आपने पूरा इंटरव्यू कंप्लीट किया। ऐसा पूरा विजुअलाइज़ेशन कीजिए और उसके बाद आप पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन जो हम देते हैं, वो भी दीजिए, कि दिन-ब-दिन ओके। हर साँस के साथ हुँ, इंटरव्यू हुँ, हुँ। देने का मेरा कॉन्फिडेंस अ, और इंटरव्यू देने का मेरा स्किल अच्छा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ओके, फिर ये पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन 2 बार दीजिए। फिर इंटरव्यू देने का मेरा कॉन्फिडेंस और स्किल हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो चुका है, ये 2 बार सजेशन दीजिए, ठीक है? तो ये दिन में 2 बार आप करना शुरू कर दीजिए, आप देखोगे तो आपका इंटरव्यू को लेके जो डर है, वो भी चला जाएगा। उसमें आप बिना डरे मैं ये कर रहा हूँ, ये भी बोल सकते हो और या ओके। उसका डर मेरा पूरी तरह से दिन-ब-दिन यानी पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन डर को लेकर भी दे सकते हो, जी, कि जी। डर मेरा दिन-ब-दिन निकलता जा रहा है और पूरी तरह से निकल चुका है, इस तरह से, ओके। ठीक है? तो ये आप कीजिए तो उससे आप देखोगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको उसमें दिखेगा, दोनों चीज़ों में। अ, अब इसके अलावा अगर वो चीज़ें जैसा हम कह रहे थे कि नई चीज़ें करने को लेकर अगर जी, ये जी। समस्या है, तो उसको हम फिर बैड हैबिट की तरह फिर ट्रीट करेंगे। तो ओके। उसके लिए जो साइको फीडबैक मेथड हमारा है कि ऐसा होते ही कि कोई नई चीज़ है और मैं बिना वजह के उसे अवॉइड कर रहा हूँ। जी, ऐसा होते ही मुझे वो समझ में आ जाएगा मैं ऐसा करने वाला था। तो साइको फीडबैक मेथड वाला जो अपना है बैड जी, हैबिट जी। वाला, उसको हम बाद में फिर करेंगे। पर पहले मुझे लगता है कि इंटरव्यू के लिए आप अभी डिसेंसिटाइजेशन मेथड इस्तेमाल कीजिए, उससे अब सबसे अच्छा रिज़ल्ट हमको मिलेगा। ओके सर। सर ठीक है? सिर्फ़ एक सर जी। एक बात मुझे सिर्फ़ बोलनी थी जी, कि बोलिए। जो जैसे नई चीज़ कुछ भी करने से जो घबराहट होती है, तो उसमें सर क्या है ना कि जैसे अभी इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म्स जो होता है टीआर 1 से लेकर के 7 तक, हुँ, तो हुँ, वो अभी आया है 1 और 4। तो हुँ, एक्चुअली क्या हुआ कि वो हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटर्न फाइल करते हैं, बट वो एक्सेल शीट में आया था। तो हुँ, मेरे फ्रेंड लोगों ने कहा कि इससे ही फाइल किया जाए क्योंकि अभी तक वो हुँ, सॉफ्टवेयर में आया नहीं है। हुँ, तो बहुत सारे लोगों ने उससे फाइल करना शुरू कर दिया। बट हुँ, मैं नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसे करूँगा और गड़बड़ हो जाएगा। तो ओके। इसलिए इसलिए मैंने वो किया ही नहीं। मैंने वेट किया कि नहीं पहले सॉफ्टवेयर आ जाने दो। जबकि उन लोगों ने भी वो लोग भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे थे। बट वो लोग मतलब बिना इसका परवाह किए कि मतलब एंड रिजल्ट क्या होगा। उन लोगों ने एटलीस्ट एक ट्राई किया बट मैं वो ट्राई नहीं कर पाया। मैंने वेट किया वो कि सॉफ्टवेयर में आ जाएगा फिर उसको करेंगे जो मैं जानता हूँ। हुँ, तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी भी नई चीज़ को करने से पहले जो एक फ़ियर साइकोसिस होता है, उसके हुँ। लिए उसके एंड रिज़ल्ट को कहीं मुझसे गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ये नहीं वो चीज़ है सर।
बिल्कुल। हाँ, उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि एक होता है कि आप ज़्यादा केयरफुली वो कर रहे हो। जी। वैसा है कि आप नई चीज़ करते ही नहीं हो, वो एक्चुअल में क्या है? उसमें अ, दूसरा भी आपको ऐसे भी लोग मिल जाएँगे जो कोई भी नई चीज़ कर डालते हैं, बिना ज़्यादा जी, जी, जी। सोचे-समझे। जी, जी, जी। तो वो भी सही है, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। जी। इसलिए आपको अगर ये ऐसे कुछ ज़्यादा उदाहरण लग रहे हैं खुद के बारे में हुँ, हुँ। या ऐसे बहुत चीज़ें लग रही हैं, तो फिर आप इस पे काम कीजिए। उसके लिए हम वो साइको फीडबैक मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ओके सर, ओके। तो हाँ, फर्स्ट मैं इंटरव्यू से रिलेटेड उस पर हाँ, ही मैं ऐसा मुझे कंसंट्रेट करता लगता हूँ, है कि इंटरव्यू पे हम फ़ोकस करते हैं। फ़ोकस करने का। हाँ, ओके सर, ओके सर। थैंक यू श्री जी, हाँ, उस थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें आप ये भी कर सकते हो कि जैसा आपने कहा इंटरव्यू अवॉइड ही करते हो आप। जी, जी, जी। तो फिर उसमें जैसा अभी अभी आप ब्लैंकली तय कर लो कि कितने इंटरव्यू है ओवरऑल या ओके। जो भी है और हुँ, वो कितने आपको देने ही हैं, जी। वो भी आप तय कर लो अभी से वो टारगेट, है ना? ओके। कि ऐसा ना हो कि उसमें से कम ही आप इंटरव्यू करो, कई इंटरव्यू अवॉइड कर दो, जी, वैसा जी। नहीं होना चाहिए। तो ये सारे इसको लेकर भी आप खुद को सूचना दे सकते ओके, ओके, हो। ठीक है? ओके। थैंक यू श्री जी, थैंक यू। ओके, श्योर, श्योर। यस विकास जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? Hello, sir. Good evening. Thank you for नमस्ते। letting me. Thank you for speaking with us today. I'm really grateful to you, actually. Sir, थैंक thing यू is that वेलकम। sir, I have a lot of fear and doubt. ओके, So, and I have a problem of laziness. So ओके, the main problem is that I sort of I have the thing of where I have sort of a lot of aversion towards things. So, for example, you know, like I'm supposed to, I came back to India for a हुँ, short 2 months holiday, हुँ, but I'm so scared of going back to England, like because I feel very lonely there and I feel depressed, and हुँ, I'm not able to focus on my work, and the thought of going back gives me shivers down my spine. I feel, I mean, like I'm sort of already scared even before even buying booking a flight, and basically I'm eligible to go there anytime I want, but I'm so scared of going because of the loneliness there and nobody to talk to, and just work and sleep and eat, and it's very depressing. Although I want to go back there and earn money for my, I'm 44 years old. I ओके, want to go back and sort of earn and save up, because it's high time I started saving. And at the same time, I worry about being lonely if my parents, something happens here, हुँ, and that the thought that what am I going to do after that, I don't have anybody to, because I'm sort of, I feel very, I won't be able to bear the thought of हुँ, losing them, and I want to try and spend my time with them as much as I can, because they're old, and I fear losing them. And so I did course A and course B, and it's been a year, and I'm still waiting for the English translation of that course and ओह! a हुँ, brochure manual. Thank you. ओके, Please help ओके, me now. श्योर, श्योर। हाँ, आप हिंदी वैसे तो समझ लेते हैं ना आप? हाँ हाँ ताकि सबके लिए हाँ, तो अभी ये जो आपको डर लगता है, एक बात की पेरेंट्स के बारे में, वो तो हाँ एकदम सही बात है, वो सच्ची बात है। उसका अब क्या करना है आपको एक डिसीजन लेना है ना? आप उनसे दूर रहने जाओगे, तो ये भी है हाँ कि आप उनको मिस करोगे। पर अ, उसमें आपका फिर करियर का आपका कितना नुकसान हो रहा है या आपके जो भी आप एक पैसे कमाने चाहते हो, उसमें कितना नुकसान होने वाला है उससे आपका? ये भी एक सोचने वाली बात है। दूसरा है कि रियलिस्टिकली सच में या उनकी कोई तबीयत की समस्याएँ हैं, ऐसा कुछ अगर है। अब ज़िंदगी का तो किसी का पता नहीं होता कितनी चलेगी, पर अगर वो एजेड हैं और सच में अगर हेल्थ के कोई इश्यू है, तो फिर ये इतना इमीडिएट बात हो सकती है कि फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताना चाहूँ। पर अगर आप जैसा हम कहेंगे कि
वैसी कोई डायरेक्ट समस्या नहीं है एग्ज़ैक्टली, यानी 1-2 साल आप अगर बाहर रहकर भी आए और फिर से, तो ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कोई इनको हेल्थ के प्रॉब्लम्स है जिसके कारण ये 2-3 सालों में कुछ हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है, तो फिर ऐसा भी होता है कि कई बार हम बिना वजह से उसको हम बहाना बना रहे हैं, हमको जो नहीं करना है उसके लिए। तो वो आप अपना कॉल लीजिए, जजमेंट कॉल, कि दोनों में से क्या है? उनके अगर हेल्थ को कोई सच में समस्या नहीं है, तो आप बिल्कुल ये I 2-3 साल। हाँ जी, no, no, they are fine. They are not. करेक्ट, They are pretty well, यस। but it's because I'm lonely there, and हाँ, I get. दैट्स अनदर थिंग। वो एक अलग विषय है कि आप लंदन में या यानी इंग्लैंड में जब रहते हो, तो वहाँ का लोनलीनेस ही अलग विषय हो गया। Uh, पर जैसे हम पेरेंट के वाले मुद्दे पे हमने देखिए कभी भी जब हम सोचते हैं ना, तो हम मिक्स कर देते हैं 2-3 चीज़ों को और उसमें से हम अटक जाते हैं। तो हमने उसमें जो सेपरेट मुद्दों को सेपरेट करना सीखना चाहिए। तो जैसा मैंने कहा, पेरेंट्स के बारे में जो सोचना है वो सेपरेटली सोचिए। अगर उनके हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा मुझे भी लगा था, आपकी बातों से ही पहले समझ में आया था कि उनकी कोई हेल्थ की वैसे प्रॉब्लम नहीं है। पर बस आप ये बोलते हो कि जब आप इंग्लैंड में अगर रहोगे तो उनके साथ उतना समय नहीं रह पाओगे। तो बिल्कुल ये तो नुकसान होने ही वाला है। पर दुनिया में हम देखते हैं कि कभी भी हम पूरी देर पेरेंट्स के साथ रह पाएँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता है। कई लोग, अब मैं भारत में ही रहता हूँ, मेरे पेरेंट भी भारत में ही रहते हैं, पर हम पूरा टाइम उनके साथ रहते हैं, ऐसा नहीं होता और ऐसा लगभग सभी के साथ होता है। मुद्दा केवल ज़्यादा टाइम का नहीं होता, हम कितना कनेक्टेड हैं और हम कितना अच्छा टाइम उनके साथ बिताते हैं, जो भी बिताते हैं, वो भी ज़रूरी है। तो इसलिए ये आप सोचिए, एक जजमेंट कॉल लीजिए कि मुझे जो लगता है या जैसा मुझे अंदाज़ा आया आपकी बातों से कि आप कुछ साल वहाँ रह के भी आओगे, तो कोई समस्या नहीं होगी, वो अभी नहीं जान सकते, है ना? हेल्थ का कुछ भी किसी के कभी हो सकता है, तो आप जल्दी से वापस भी आ सकते हो, जो भी है, वैसा आप उसे मैनेज कर सकते हो, वहाँ से भी अच्छे से कनेक्ट रह सकते हो। तो इसलिए पेरेंट वाले विषय को हम सेपरेटली सोचते हैं। अब आ गया मुद्दा कि लंदन में सॉरी इंग्लैंड में जब आप रहते हो, तो वहाँ पे आपको अकेलापन होता है। अब ये भी सही बात है कि हमको हमेशा, यानी हमको किसी को अकेला रहना पसंद नहीं। भारत में तो लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रहने की आदत है, क्योंकि भारत में लोग बहुत ज़्यादा भी है कम जगह में। और यूरोप में वगैरह जो जाते हैं या यूएस वगैरह में जो जाके रहते हैं, उनका हमेशा का एक कंप्लेंट होता है कि वहाँ पे लोग ही नहीं दिखते। तो वैसे लोग न दिखना या लोग कमी होना, ये तो समस्या है। तो आपको एक वहाँ पे भी ग्रुप बनाने के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ पे भी एक सोशल लाइफ आपने बनाना चाहिए। तो वो सोशल लाइफ आप कैसे बना पाओगे? तो उसके लिए फिर वहाँ पे कोई ग्रुप आप जॉइन कर सकते हो, जैसे कोई जो भी आपकी हॉबीज़ हो, उससे जुड़े ग्रुप वहाँ पे हो सकते हैं। एकदम मॉर्निंग वॉक का ग्रुप होता है, साइक्लिंग का ग्रुप से लेकर, जिम के ग्रुप से लेकर, तो फिर आप कोई म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, कोई ड्राइंग में इंटरेस्ट है, आप यानी प्लेज़ वगैरह में काम करने में इंटरेस्टेड हो या वैसा सीखना है, ऐसे किसी भी ग्रुप्स को आप जॉइन कर सकते हो और अपना एक दोस्तों का ग्रुप हमने बनाना चाहिए। एक हम देखते हैं कि हमारी सबकी ज़रूरत भी होती है, यानी इंसान हमने देखा है कि हम झुंड बना के रहने वाले प्राणी हैं। यानी इंसान जैसे रहे हैं पहले से, अगर आप देखोगे तो इंसानों का हमेशा एक झुंड रहा है। बाद में हम एक टोली बना के रहते थे बड़ी, यानी वो झुंड ही था ना, जैसे प्राणियों का झुंड होता है वैसा। और हम जितना न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो अब हम सारे लोग एक साथ मिलके नहीं रहते, जो भी आज का फैमिली सिस्टम है, हम एक न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहने लगे हैं। इसलिए हम बहुत अकेले भी पड़ते हैं और ये बड़ी समस्या भी है। अब हमको ये ठीक करना है, तो हमको सोशल लाइफ अच्छा करना पड़ेगा। सोशल लाइफ में आप अच्छे दोस्त बनाइए, वहाँ पे भी बनाइए। आप अभी नहीं बने हैं, तो आप बनाने की कोशिश कर सकते हो, बना सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। उसके कई तरीके जो हमने अभी डिस्कस किए कि क्या आपकी हॉबीज़ हैं। अब देखिए, केवल काम करना और एक करियर बनाना, यही तो केवल लाइफ नहीं होता है, हमको बाकी लाइफ भी जीना होता है। उसके लिए आप क्या-क्या कर सकते हो, हॉबीज़ कैसे ग्रुप बना सकते हो, वहाँ पे बनाइए। अकेला रहना पसंद ना होना और वो आपको रियलाइज़ होना है, बहुत अच्छी बात है। उसपे उपाय ये है कि अकेला न रह के हम ग्रुप कैसे बनाएँ, सोशल लाइफ कैसे अच्छा करें, ये आप वहाँ के लिए सोच सकते हो। तो वो क्या-क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके बारे में सोचिए। अब वो करने के लिए आपको जो अभी एवर्जन होगा या अभी वो कर नहीं पाते होंगे आप, तो उसके लिए आप
हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल कीजिए, उसमें खुद को सजेशन दीजिए कि आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो और अच्छे से हर चीज़ आप कॉन्फिडेंटली करते जा रहे हो। जो मैं सोशल चीज़ें बोल रहा हूँ, कि जैसे कोई आपने ग्रुप्स जॉइन किए हैं, एक साथ आपने कोई 1-2 ग्रुप जॉइन कर लिए हैं, फिर वहाँ पे लोगों से दोस्ती की। वहाँ के क्या तरीके हैं दोस्ती के, सोशल लाइफ उनका कैसे होता है, वैसा समझ के अब इतने साल अब आप पहले से रहे हो वहाँ पे तो आपको तो पता ही है। तो वो चीज़ें आप शुरू कर सकते हो। ये एक तरीका हो सकता है। जी, हेलो सर। यस। हाँ, नहीं विकास जी से मैं बात कर रहा हूँ। आप हाँ, विकास जी और कुछ आप डिस्कस करना चाहेंगे? नहीं सर, नहीं नहीं, मैं एक्चुअली ना, हुँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ सर। और इंट्रोवर्ट होने की वजह और दूसरा भी है कि हाँ, मेरी वाइफ भी इधर ही इंडिया में है ना, तो ओके। इसके लिए अब मुझे अकेले वहाँ पे जाने को इतना मन नहीं है। हुँ, और सर, आप पर्सनल कंसल्टेशन करते हैं क्या? ज़रूर, ज़रूर, श्योर। ओके सर, मैं आपको कॉल करता हूँ बाद में। ठीक है ना, चलें। थैंक यू। हम पर्सनल इस पे अलग से बात करेंगे। श्योर। हेलो हेलो सर। हाँ, हेलो। हाँ सर, माय नेम है विजय कृष्णा सर। हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा शुरुआती मैं कोई कोर्स नहीं किया हूँ, कोर्स अभी तक स्टार्ट ही करूँगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन आंसर सीरीज है। जी, जी, जी। तो मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जो पर्सनालिटी जो होता है वो हिपोक्रेटस के हिसाब से हम अपना पर्सनालिटी कैसे डेवलप करें, मेरा पहले ये कहना है सर। हुँ, और आप और और आपसे मेरा कहना ये है कि जिसे बहुत सारा, मुझे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया सर। दूसरा मुझे ये लगता है कि जिसे बहुत सारे दोस्त पढ़ लिख करके जैसे कोई बन जाते हैं, आगे चले जाते हैं, तो हमको लगता है कि जैसे वो आगे आगे निकल गए, हम बहुत पीछे निकल गए, तो कुछ रहा नहीं मैंने लाइफ में। और मेरा डॉक्टर है सर, वो डॉक्टर से दिखाएं तो बोला कि तुम्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है और डिस्थीमिया है और मैनिक एपिसोड है, ये बीमारी का सिम्टम्स किया सर। तो मुझे लगा सर कि अगर ये बीमारी है तो बीमारी बताऊंगा तो आप तो पता कर लेंगे कि इसका क्या डायग्नोसिस मतलब कि ट्रीटमेंट हो सकता है साइकोलॉजी में। हुँ, हुँ, ठीक है। तो हाँ हाँ, तो वो बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोसिस किया सर। और साथ में मतलब थोड़ा नींद की दिक्कत होती है, थोड़ा नींद की प्रॉब्लम होती है सर, तो उसका हुँ, उसके लिए। और मेरा ज्यादा दोस्त सवाल है सर कि जैसे हिपोक्रेटस के हिसाब से श्याम मानव सर हमेशा कहते हैं सर कि इंसान का हमेशा आनंद और दुख दिमाग से उत्पन्न होता है। हुँ, तो वो बोलते थे, तो मुझे लगा कि ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से मेरा पर्सनालिटी कैसे मैंने हम अपना बढ़ाएं। तो वो अब थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में बताएं। और ये बताएं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, बाकी सारे दोस्त आगे निकल गए, तो क्या करियर में कुछ और क्या करना चाहिए जिससे करियर को आगे ले जा सके सर। जी। जो हिप्पोक्रेटस वाला है, उसका तो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप ये क्या जोड़ रहे हो उसको, किस चीज़ से? पर मैं कहूँगा कि आप पहले पूरा मेन कोर्स कंप्लीट पर्सनालिटी। आप पहले कोर्स पूरा कंप्लीट कीजिए, उस पे फिर हम बात करते हैं फिर से। जो आपका करियर वाला सवाल है, उस पे हम बात करते हैं, ठीक है? तो करियर वाला जो मुद्दा है आपका कि दोस्त आगे चले गए वगैरह-वगैरह, अब अ, जो भी होता है एक सोचने का तरीका है। आप अगर खुद को कंपेयर करोगे दूसरों से, तो ऐसा आपको लग सकता है। उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है वो क्यों लॉजिकल नहीं है या सही नहीं है, क्योंकि सबका अलग-अलग जर्नी होता है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, ठीक है? सबकी पर्सनैलिटी अलग-अलग होती है। तो हम बिना वजह सबको एक लाइन में खड़ा कर देते हैं और हम उनको गिनने गिनने लग जाते हैं। तो वैसा करने की ज़रूरत है क्या? ठीक है, चलो आपको ऐसे कुछ दोस्त पता है जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। फिर ऐसा करें क्या कि हमारे से जो कम सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी तरफ देख के खुश हो जाएँ। उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो मेरे कहने का मतलब है वो कंपेयर करने की क्या ज़रूरत है हमको दूसरों से? आपको क्या करना है ज़िंदगी में अभी सोचिए, आपका अलग जर्नी है ये समझ लीजिए। उसके हिसाब से आप क्या करना चाहते हो, वो करने में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो कैसे कर सकते हो, इसके बारे में सोचिए, उनको सॉल्व कीजिए। वैसा करने के पीछे लग जाइए। ऐसा कुछ नहीं होता कि सारे लोग ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई स्कोर करते हुए बैठा है और अब आप पीछे हो तो आपको कम मार्क्स दिए जा रहे हैं हर साल।
ऐसे अभी स्कूल में नहीं रहे ना हम, हमारी ज़िंदगी स्कूल के स्टूडेंट की तरह एग्ज़ाम की तरह तो नहीं होती, कि उसके क्या मार्क मिलने वाले हैं और कौन आगे चला गया और कौन पीछे रह गया। वो भी तरीका सही नहीं है एग्ज़ाम का वैसे देखा जाए तो। तो इसलिए हमने लाइफ़ की तरफ वैसे नहीं देखना चाहिए, कौन आगे चला गया, कौन पीछे रह गया। जो आगे चला गया उनके लिए खुश रहो, अच्छी बात है आपके दोस्त हैं, उनसे अच्छी दोस्ती करो कि उनकी खुशियों में भी आप शामिल रहो। कोई पीछे रह गया होगा आपसे तो उनसे भी अच्छी दोस्ती रखो। पर अपनी लाइफ़ अलग है, उनकी लाइफ़ अलग है, वैसा हमने सोचना चाहिए। ये यानी साइकोलॉजी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हमने ये कंपेयर करना गलत होता है। इससे कोई पॉज़िटिव इमोशन आपको नहीं मिलने वाला, ना इससे मोटिवेशन आपको मिलने मोटिवेशन अगर मिलता आपको कि अरे नहीं दोस्त आगे चले गए तो मैं मोटिवेट होता हूँ। अगर ऐसा आपका होता तो ठीक था वो, एक लेवल तक। जब तक हम यानी ये जो हम उससे इंस्पायर हो रहे हैं लोगों से कंपेयर करके तब तक ठीक है। उससे अगर जेलसी होने लगे, उससे अगर हम डिमोटिवेट होने लगे फिर तो कोई मतलब ही नहीं है और इसलिए वो ठीक भी नहीं है चीज़। तो पहले तो आप ये लॉजिकली समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी अलग है, लोगों की, दोस्तों की ज़िंदगी अलग होती है। इंडिपेंडेंट सारे सबके रास्ते। कोई यहाँ स्कोर करते हुए बैठा नहीं, है ना? हम हमारी ज़िंदगी जो भी हमारे पास होती है, हमको जो करना है उसमें, आपको जो भी खुशियाँ पानी है, आपको जो भी अच्छे काम करने हैं, आपको जो भी खुद करके दिखना है, सक्सेसफुली करना है, उस पे आप फ़ोकस कीजिए ना, अपने लाइफ़ पे फ़ोकस कीजिए। दोस्त क्या कर रहे हैं, उनका क्या हो रहा है, उनकी सक्सेस में हम खुश होना चाहिए, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमने मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा उल्टा हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ होना चाहिए, ठीक है? तो वैसा कीजिए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का जो आपने सोचा, अब ये जो मैंने आपसे बात की, ये क्या था? एक जो आपके दिमाग में सोच चल रही है, जो नेगेटिव थॉट है, जो इलॉजिकल थॉट है या नेगेटिव सोचने का तरीका है, नेगेटिव एटीट्यूड आपका है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि उसके बजाय रैशनल एटीट्यूड क्या हो सकता है या पॉजिटिव एटीट्यूड क्या हो सकता है। तो जो सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको है, उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी। जैसे अभी ये दोस्त आगे बढ़ जाते हैं, तो उसके कारण ऐसा लगता है कि मैं पीछे रह गया। ये वाला जो एक नेगेटिव या इरेशनल थॉट था, नेगेटिव इरेशनल एटीट्यूड था, वो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, वैसा ही आपको करना पड़ेगा आपके जो बाकी सारे नेगेटिव और इरेशनल थॉट है उसके बारे में और उसको आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा, रैशनल करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे आप? वैसी पर्सनैलिटी कैसे बनेगी आपकी? इसके लिए आपको एक कोर्स मदद करने वाला है अभी। हिप्नोटिज़्म उसमें का मदद करने वाला है। साथ ही एक सोचने का तरीका इस कोर्स से आपका डेवलप होने वाला है। उसमें जो भी यानी श्याम मानव सर ने जब वो कोर्स डिज़ाइन किया है, तो उसमें जो भी वो किस्से सुनाते हैं, कहानियाँ बताते हैं, जो भी वो अनुभव बताते हैं, उससे हमारे विचारों में एक परिवर्तन होने लगता है बैकग्राउंड में या एक एटीट्यूड हमारा डेवलप होता है। इसलिए आप वो कोर्स पूरा कीजिए। कई जगह पे आपका एटीट्यूड वो कोर्स पूरा करते-करते भी बदल जाएगा। सोचने के ढंग में केवल वो कोर्स के वीडियोज़ देखने से भी बदलाव आ जाएगा। पर उसके अलावा आप हिप्नोटिज़्म का भी बाद में इस्तेमाल करने वाले हो और फिर हम उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँगे। तो जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको हमको उसको हमको ठीक करने के लिए क्या ज़रूरी है? पहला, अगर वो ऐसा है कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन चुका है, तो साइकियाट्रिस्ट को मिलिए और उनसे दवाई लेना शुरू कीजिए। पर वहीं से वो पूरा ठीक नहीं होता है। अब इसके अलावा क्या है, अगर वो ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि जो गलत सोचने के कारण या जो भी अनुभव हमारे ज़िंदगी में हुए, ट्रॉमा हुए, उसके कारण आया है। अब ऐसे इसमें हमको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, यानी अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने की, अपने विचारों में बदलाव करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए अपने कोर्स का भी आपको मदद होगी। आप ये जो ऐसे इस तरह के लाइव में आप रेगुलर जुड़ोगे, उसकी भी आपको मदद होगी। ओवरऑल काउंसलिंग भी आप करा सकते हो, पर्सनल काउंसलिंग किसी से, उससे भी मदद होगी। पर वो आपको करना पड़ेगा, यानी अपने विचारों पे भी काम कीजिए। यूट्यूब के वीडियोस देखिए पॉजिटिव या लॉजिकल थिंकिंग वाले, साइकोलॉजी पर के किताबें पढ़िए, जिससे आपके विचार में बदलाव होगा। कभी-कभी काउंसलिंग की भी मदद लीजिए। और इसके अलावा तीसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में, कि हिप्नोटिज़्म जैसा कोई टेक्निक लेके, उससे सजेशन देके, उससे भी हमको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में ये 3 चीज़ें आपको करना ज़रूरी होता है। दवाइयाँ, दृष्टिकोण, अपने विचारों में बदलाव सेकंड, और तीसरा हिप्नोटिज़्म जैसे किसी टेक्निक का इस्तेमाल, जिससे आपको वो जो आदत लग गई है, एक ढंग से सोचने की, एक ढंग से आपकी पर्सनैलिटी की,
वो बदल पाए सजेशन के द्वारा। ये तीनों आप अभी करना शुरू अगर कर रहे हो, आपने बोला आपकी दवाई चल रही है पहले से, अभी कोर्स ए जो आप करोगे उसमें आपके आगे के 2 चीज़ें भी शुरू हो जाएँगी, उसे आप ठीक से इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, ओवरऑल आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा बाद में, ठीक है? सर थैंक यू हाँ, सर। सर मेरा एक प्रश्न था सर, लास्ट सर, उसके बाद नहीं पूछूंगा जी, सर। बोलिए ना। ये श्याम मानव सर बताए थे हमेशा थी के बारे में कि एक बार आप प्राथमिक आवश्यकता पूरा हो जाता है तो उसे कोई मतलब व्यक्ति उदासी नहीं कर सकता, यानी कि दुखी नहीं कर सकता। वैसा बन सकते हैं, वैसा हम होते नहीं हैं। वैसा पर्सनैलिटी बनाई जा सकती है कि जिसके जो बेसिक हमारी ज़रूरतें होती हैं, बेसिक ज़रूरतें क्या होती हैं इंसान की, तो हम आज के ज़माने में बोलेंगे कि रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और सेक्स, ये बेसिक ज़रूरतें हैं इंसान की। ये अगर पूरी हो रही है तो आपको कोई फिर दुखी नहीं कर सकता। तो ये ऐसा पर्सनैलिटी हमारा उतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है, वैसा बनाना पड़ेगा कि ये सारी जब चीज़ें मेरे पास में हैं, तो मैंने दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, वैसा मैं बन सकता हूँ। तो जैसा आप पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे, पॉज़िटिव सोच लाओगे, पॉज़िटिव एटीट्यूड बनाओगे, तो ऐसा हो पाएगा। ठीक है? ठीक है सर। सर हाँ, कैसा पर्सनालिटी? उसके लिए जो तरीका है, वो सारा आपको कोर्स में सीखोगे आपको, इसके सारे जवाब आपको कोर्स में भी हैं। ठीक, थैंक यू ठीक सर, है? तो थैंक यू। जो कोर्स में आने ही वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे पता है आपने आज ही एडमिशन लिया है, हाँ, तो जो कोर्स में होने ही वाला है हाँ। और कोर्स का कैसे आप अच्छे से इस्तेमाल करो, ये आपको समझ में आए, इसी के लिए मैंने आपको ये सब बताया। ठीक है? प्राथमिक आवश्यकता में क्या क्या चीजें आ सकती है सर? यानी रोटी, कपड़ा, मकान तो सारे मानते ही हैं और हाँ। आज हम क्या जोड़ सकते हैं आज के ज़माने में, तो मैंने बोला कि एजुकेशन हो सकता है या सेक्स हो सकता है जो एडल्ट होते हैं उनके लिए। और हाँ, ये बेसिक चीज़ें, बेसिक ज़रूरतें हो सकती, सबसे बेसिक हम जिसे कहें। थैंक यू सर, अगर आओ आगे का क्लास करेंगे सर, ठीक समझ में आएगा सर। जी, जी, ज़रूर। ओके, यस। अंकुश कुमार जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने हाथ ऊपर किया है। यस। मेहताब अली जी, आपने पूछ लिया कि आप और कुछ पूछना चाहते हैं? अमोल कानडे जी? जी सर। हॅलो. हाँ, हेलो। हाँ अमोल जी बोलिए। हा सर. जी, मी आहे ना ऍक्च्युली कोर्स ए पण केलाय आणि हुँ, कोर्स बी पण केलाय. हुँ, ठीक आहे. सर माझे एक 2-3 इश्यूज असे होते हुँ, की आता कोर्स बी केल्यामुळे ना तो जे डेप्थ असते आपली संवहनाची ती हुँ, थोडीशी जास्त वाढते. पण ना मला ओके, आता असं रिअलाइज झालं की मी ज्यावेळेस माझी डेप्थ वाढते ना तर माझ्या छातीवरती असं थोडस एकदम लोड आल्यासारखं वाटतं. ओके, आणि मग असं वाटतं की आता एक छाती अशी दाबल्यासारखी वाटते. मग त्याच्यामुळे ओके, परत थोडंसं माझं असं विचारांचं चक्र तुटतं किंवा ते जे मी ऐकत असतो, ती जी रेकॉर्डिंग आहे ती ऐकत असतो. तर त्याच्यावरून थोडंसं लक्ष हटतं आणि मग हुँ, हुँ, त्याच्यामुळे हुँ, परत असं मला असं वाटतं की माझं संमोहन ब्रेक झालंय किंवा माझी ती जी डेप्थ मला मिळालेली होती, ती कदाचित ब्रेक झालीये. सो हे ओके, खरंच असं आहे का? ओके, दुसरं असं विचारायचं होतं, की आपल्याला हुँ, त्याच्यात जे शिकवलंय, की डोळे बंद करायचे आणि 1, 2, 3 उघडायचे हळू-हळू पापण्यांची उघड-झाप करत-करत आणि हुँ, परत बंद करायचं. तर हुँ, हे ॲक्चुअली करायचं नाहीये. असं आपण इमॅजिन करायचं, की आपण समोर बघतोय, आरशात बघतोय किंवा कसं का ॲक्चुअली खरंच तसं उघडायचे आहेत डोळे. मी उघडतोय आत्ता डोळे आणि तरीसुद्धा मला ते डेप्थ मिळते हिप्नॉटिझमची. असं हे हाँ, 2 इश्यूज ठीक, होते ठीक, माझे. ठीक। अमोल जी ने जो सवाल पूछा वो ये है कि बी कोर्स उन्होंने किया और तब से उनका हिप्नोटिज्म की डेप्थ और भी अच्छी उनको महसूस होती है। पर उसमें उनको लगता है कि ऐसे छाती पे वज़न कुछ रखा है, ऐसा बीच में उनको लगने लगता है और फिर वो उनको उसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाते हैं सम्मोहन की प्रैक्टिस करते हुए। और दूसरा जो कोर्स बी वालों को समझ में आएगा ये सवाल ऐसा है कि कोर्स बी का जो इंडक्शन मेथड है नया वाला, जिसे हम रैपिड इंडक्शन मेथड बोलते हैं, तो उसमें ऐसा है कि आपको इमेजिन करना है कि आपकी आँखें धीरे-धीरे खुल रही है
और उसमें आपको नंबर गिनने हैं 1, 2, 3 और फिर वो वैसे ही जैसे नंबर गिनते-गिनते उनको बंद करना है। तो ये केवल कल्पना करनी है कि एक्चुअल में खुलने भी हैं, ऐसा उनका सवाल है। तो पहले सेकंड वाला सवाल लेते हैं अमोल जी कि ये आँखें आपको खोलनी भी है और तभी इमेजिन भी करना है, दोनों साथ में करना है। वो खोलनी ही है इसलिए ताकि वो थके, आँखें जितना धीरे-धीरे खोलोगे वो थकेंगी और पलकें ऐसी यानी जैसे हम लपलपाने लगेंगी और वैसा जब होता है, फ्लिकर करने लगती है आईलिड्स, तो तब हम गहरे सम्मोहन में जल्दी से जाते हैं। तो आँखें थकने का जो फीलिंग आपको एक्चुअल में जब करोगे तो आता है, वो भी अच्छा फ़ायदे का होता है सम्मोहन की गहराई बढ़ाने के लिए और आँखों का फ्लिकर होना आईलिड्स का, वो भी ज़रूरी होता है सम्मोहन की गहराई बढ़ाने के लिए। तो एक्चुअल में भी आपको खोलना है और वैसा हो रहा है ऐसा तभी इमेजिन भी करना है, टीवी की स्क्रीन पे या केवल आप ही खुद की तरफ देख रहे हो ऐसा करके। ये दोनों एक साथ में आपको करना है, जैसा आप कर ही रहे हो तो वो सही तरीका है। जो आपने कहा कि आपकी डेप्थ बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि आपको वो रैपिड आई इंडक्शन वाला अच्छे से जम रहा है, इसीलिए वो अच्छी डेप्थ आपकी कोर्स बी के कारण और बढ़ गई। अब ये जो छाती पे वज़न वाला जो मुद्दा है, वो कभी-कभी हमको ऐसा फीलिंग आता है किसी कारण से और फिर वो जुड़ जाता है हिप्नोटिज़्म से या उसकी डेप्थ से। यानी कभी किसी कारण आपका किसी झटका लगा हो, कुछ धक्का लगा हो और उसके कारण उस दिन आपकी रिब्स हैं वो कहीं दर्द हुआ हो। ऐसा कभी हो जाता है हमारे साथ में या कभी-कभी केवल सम्मोहन में हमको कोई अलग ऐसा फीलिंग आते हैं, बिना वजह से। जैसे कि मैं जब सम्मोहन की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैंने मेरे हाथ ऐसे रखे हैं बिस्तर पे, लेट के मैं कर रहा हूँ। पर मुझे थोड़ी देर बाद ऐसा फ़ील होता है कि वो ऐसे हैं, जबकि मैंने फिज़िकली ऐसे ही रखे हैं। अब इससे मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है, पर मुझे ऐसा फीलिंग आता है या ऐसा फीलिंग आता है कि मेरा पूरा रूम या मेरा बेड ऐसा गोल-गोल घूम रहा है। पर क्योंकि वो मेरे लिए कोई डिस्टर्बिंग ऐसा ये नहीं है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर कभी-कभी हमको ऐसा डिस्टर्बिंग चीज़ें भी फ़ील होती हैं, जैसा आपको लगता है कि वज़न हो रहा है। पर वो क्यों हो रहा है? यानी ये कुछ तो भी एक सजेशन ऑटोमैटिकली आपके दिमाग लेता है, जब भी आप सम्मोहन में जाते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा फिर? उसके उल्टा सजेशन लेना पड़ेगा और कुछ नहीं। जब ऐसा फ़ील होने लगा तो आप खुद को सजेशन दीजिए, मेरी छाती पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है, एकदम हल्की-हल्की हो चुकी है। उसमें जो वज़न का फ़ीलिंग था वो पूरी तरह से निकल चुका और एकदम हल्का-हल्का हो चुका है। मेरी छाती ऐसे हवा में तैरने लगी है, गुब्बारे की तरह तैरने लगी है। ऐसा कुछ खुद को सजेशन तब दे दीजिए। और फिर से अब जो सूचनाएँ चल रही है ऑडियो में उन पे फ़ोकस कीजिए। फिर से अगर ऐसा लगने लगा तो फिर से थोड़ी देर वो रुक के ऑडियो की तरफ ध्यान मत दीजिए और खुद को सूचनाएँ दीजिए, ये जो छाती पे वज़न लग रहा है उसके लिए। ये ऐसा शुरू में कीजिए, कुछ दिनों में वो पूरा फीलिंग ही निकल जाएगा, क्योंकि एंड में वो केवल साइकोलॉजिकली कुछ है ना? अदरवाइज़ आपको अगर छाती में ऐसा कुछ फील नहीं होता, यानी मैं ये बोल रहा था कि शायद कहीं कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी एक बार चेक कर लो। पर वो बाकी टाइम पे अगर कुछ कभी होता नहीं है आपको या वैसा कुछ चेकअप आपने कर लिया है, तो फिर वो कोई समस्या नहीं। ठीक है? हाँ, अमोल जी बोलिए। तर अजून एक फक्त एकच प्रश्न होता. हाँ, ठीक है। ये दोनों ॲक्चुअली ठीक है, क्लियर है आपको पते? येस सर, येस, येस, येस. ओके, एकदम ओके. क्लिअर आहे. हाँ, थोडासा ना असा थोडं अवघड वाटतंय ग्रुपवरती सगळ्यांसमोर प्रश्न विचारायला. ओके. पर्सनल काउन्सिलिंग कसं होईल म्हणजे कारण ते खूप इम्पोर्टंट आहे. ॲक्चुअली कोर्स ए करताना मला त्याच्या ज्या गोष्टी कळल्या आणि ज्याच्यामुळे मी कोर्स बीला ॲडमिशन घेतलंय. सो ओके. तो इश्यू मला डिस्कस करायचा आहे. पण असं ग्रुपमध्ये ते कीजिए ना, आप बरोबर कल नाही कॉल वाटत कर आहे. सकते हैं मुझे कभी भी। पण कसं माझ्याकडे नंबर नाही ना सर तुमचा. मेरा नंबर वैसे सभी के पास है, मैं आपका जो भी ग्रुप होगा व्हाट्सएप का उसमें मैं वन ऑफ द एडमिन हूँ। क्षितिज ओके, यामिनी श्याम नाम है मेरा, ओके. 90961 मैं चैट में भी यहाँ लिख देता हूँ मेरा नंबर। ठीक आहे सर, ठीक आहे. आणि ठीक है। काय टाईम म्हणजे कुठला डे आणि काय टाईम राहील की तुम्ही त्यावेळेस अवेलेबल राहाल, फ्री राहाल? नॉर्मली सुबह 11 के बाद और शाम को 7-8 बजे के पहले। ओके. एव्हरीडे? हाँ, हाँ, पर मैं बिज़ी रहा तो मुझे एक व्हाट्सएप या मैसेज कर दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कर ठीक दीजिए है. नो कि मैं इश्यूज, ये इस नो बारे में इश्यूज. बात करना चाहता हूँ। अगर आपका नंबर सेव्ड नहीं है येस, मेरे पास में तो मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है? येस तो मैं सर, आपको येस. या तो मैसेज करूँगा या कॉल बैक करूँगा। ओके सर, ओके, ओके. हाँ, थँक यू यस, सर, थँक यू. येस, ओके, येस. श्योर, यस। हाँ, अंकुश जी आपने शायद माइक ऑन किया था फिर पूछने के लिए। आप कुछ हेलो बोलना सर, चाहते हो तो बोल नमस्कार सकते जी। हैं। जी, बोलिए।
सर मैंने 2 ऑपरेशन पूछे थे। एक में सर मेरा ना मन नहीं टिकता कहीं भी, तो ओके उसके बारे में था। दूसरा नींद की प्रॉब्लम है काफ़ी साल से, तो नींद वगैरह प्रॉपर नहीं आती। ओके तो जैसे मैं मतलब वीडियो वगैरह देखता हूँ तो इंडक्शन सुनता हूँ तो मन इधर भाग जाता है, तो वो टिकता ही नहीं है एक जगह। ओके ओके ओके। कब कोर्स किया आपने? कौन सा मैंने कोर्स तो किया? मतलब इसी मतलब ये 15 जून वाला, 15 जून से मतलब वीडियो तो मैंने देख ली है 10। अच्छा, तो आपके पूरा हो गया कोर्स? हाँ जी, हाँ जी, ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अच्छा, रेगुलरली कर रहे हो आप 15 जून से, बढ़िया, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो नींद का आपने कहा और वो आपका मन इधर-उधर भटकता है, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक। अब देखिए कि वही हम सबकी ये समस्या है कि हमारा कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं रहता। कंसंट्रेशन अच्छा करना है तो हमको ओवरऑल पर्सनैलिटी भी अच्छी करनी पड़ेगी, उसको डेवलप करना पड़ेगा और सम्मोहन की रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी। तो आपने अभी आप माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, कर लिया सर। हाँ? हाँ जी, कर लिया सर माइक ऑन। नहीं, नहीं ऑफ कर ली। हाँ, ठीक है। तो हमको कंसंट्रेशन अच्छा करना है तो हमको क्या, जैसा मैंने कहा शुरुआत हम करते हैं उसकी कि हम रेगुलर हिप्नोटिज्म की प्रैक्टिस करें। उसमें आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इधर-उधर के विचार आ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी 2 बार दिन में करना है ये ठान लो, तय कर लो। उसको रेगुलर करने के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ से जोड़ दो। जैसे हमको पता है कि सुबह यानी फर्स्ट हाफ में हमको एक बार करना है और सेकंड हाफ में हमको करना है। यानी सुबह के वक़्त में हमको एक बार प्रैक्टिस करनी है और शाम से रात के वक़्त में एक बार प्रैक्टिस करनी है। तो उसे किसी चीज़ से जोड़ दो। जैसे सुबह उठते ही समझो कि आप उठे, फ्रेश वगैरह हुए, नहाए और नहाने के आने के बाद आप हिप्नोटिज़्म की प्रैक्टिस करते ही हो। या अगर वैसा फिर डिस्टर्ब हो जाता है, सारा घर एक्टिव हो जाता है, कर नहीं पाते हो, तो उठते ही बिस्तर पे करते हो। उठते ही आप उठे, आँखें खोली, अलार्म लगा के जब समय था तब उठ गए, पर तभी आपने हिप्नोटिज़्म की प्रैक्टिस की। ऐसा कुछ करो। तो किसी चीज़ से जोड़ दो उसको। वैसे ही शाम में समझिए कि आप जो भी काम या करते हो, जो भी आप करते हो, घर पे आए, फ्रेश वगैरह हुए कि पहले आप हिप्नोटिज़्म की प्रैक्टिस करते हो। नहीं तो रात में सोने के पहले आप हिप्नोटिज़्म की प्रैक्टिस करते हो। ऐसा किसी चीज़ से आप जोड़ दो उसको और दिन में 2 बार प्रैक्टिस करना चालू करो। कंसंट्रेशन की हमको आदत नहीं होती या हमारी आदत खराब हो गई होती है, उसको हमको फिर से बढ़ाना है। उसकी शुरुआत हमको यहाँ से करनी है कि हिप्नोटिज़्म की रेगुलर प्रैक्टिस हम करें। इससे एक होगा कि हम रेगुलर जब वो प्रैक्टिस करेंगे, धीरे-धीरे एंग्ज़ायटी लेवल्स कम होंगे, पर्सनैलिटी थोड़ी-थोड़ी डेवलप होगी, तो कंसंट्रेशन भी अच्छा होगा। ये एक कारण है। अब दूसरा आपको क्या करना है कि जब भी भटकते हैं विचार, तो ज़्यादा उसके बारे में सोचो मत कि अरे भटक गए विचार में। उसको पकड़ के, विचारों को पकड़ के फिर से कॉन्संट्रेट करो जो आवाज़ चल रही है उस पे। तो जो भी ऑडियो में इंडक्शन में बोला जा रहा है सम्मोहन की प्रैक्टिस में, उसको मन में रिपीट करो। वो जो बोला गया है वाक्य उसको मन में रिपीट करो, वैसा विजुअलाइज़ करो, वैसा फ़ील होने दो। तो हर चीज़ को विजुअलाइज़ करो। जो भी सूचना दी जा रही है, उसको खुद से भी थोड़ा विजुअलाइज़ करो। सर ने बोला है कि वो एक लेट गो प्रोसेस है, अपने आप होने दो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कान में लगा दिया और बाकी हम विचार करने लगे। हमको फ़ोकस करना है उस पे पूरी तरह से और वैसा अगर आप भटक रहे हो तो उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान देके उस पे विजुअलाइज़ करना है। यानी खुद से थोड़ी कोशिश भी करनी है। अपने आप होने दे रहे हो, ज़्यादा ही अपने आप हो रहा है इसका मतलब। तो हमको कोशिश करके उसको विजुअलाइज़ करना है। तो जो भी बोला जा रहा है, सूचना दी जा रही है, उसको मन में रिपीट करो, वैसा विजुअलाइज़ करो, वैसा फ़ील करो थोड़ा और ऐसा करते रहोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ के फिर वो अपने आप होने लगेगा। तो शुरू में आपको खुद से करना है और जब तक कि वो अपने आप नहीं होता, बिना भटके नहीं होता, ठीक है? तो इसलिए ये आपको उस पे करना है, थोड़ा एक्टिवली उसको करना है। हमेशा जब आप सम्मोहन की प्रैक्टिस करोगे, उसके पहले जब सोचते हो कि मैं अभी सम्मोहन की प्रैक्टिस करने वाला हूँ, तो तय करो, बिना विचार भटके मैं आज पूरा करूँगा, पूरे कंसंट्रेशन से मैं आज पूरा करने वाला हूँ। इस तरह से खुद को सजेशन दो, इस तरह से जागते हुए ही विजुअलाइज़ करो, है ना?
यानी खुद के साथ आप एक अपेक्षा क्या रख रहे हो कि आज जब मैं करूँगा सम्मोहन की प्रैक्टिस तो वो बिल्कुल बिना प्रॉब्लम के करूँगा, बिना किसी रुकावट के करूँगा, बिना भटके हुए करूँगा। ऐसा पहले से मन में रखो। तो ये आप ऐसा करो, आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि ये जो भटकना है आपका सम्मोहन के वक़्त वो कम हो जाएगा और आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आप अच्छे से करने लगोगे। तब तक हमको खुद पे ज़बरदस्ती करनी है। दिन में 2 बार सम्मोहन की प्रैक्टिस करनी है। सर ठीक है? वो हाँ जी, हाँ जी, एक वो क्या कहते हैं इंडक्शन होती है तो A1 सुबह करें A2 शाम को करें मतलब कैसे वो पहला महीना जैसा अभी आपका कोर्स पूरा होगा, पहला 1 महीना आपने कोशिश करके A1 को ही 2 बार करना है। A1 सबसे लंबी सम्मोहन प्रक्रिया है। वो सबसे लंबी होने के कारण उसकी हमको उतने लंबे देर सम्मोहन में रहने की प्रैक्टिस करनी है उसके लिए। अगर कभी आपको समस्या समय की है कि आज नहीं या इतना लंबा नहीं करना चाहते, एक आध दिन होता है ऐसा, तब आप A2 A1 के बजाय A2 का इस्तेमाल कर सकते हो, पर रेगुलरली आप A1 का ही इस्तेमाल करो 1 महीने तक, दिन में 2 बार। 1 महीना हो जाने के बाद लगभग दिन में 2 बार आपने A1 कर लिया, उसके बाद आपको रेगुलर A3 का इस्तेमाल करना है। A3 थोड़ी छोटी प्रक्रिया है A1 से, तो आपका समय भी बचेगा और उसमें आपको खुद को सजेशन देने के लिए उसमें गैप भी है ना? ठीक है? हाँ सर एक वो थी नींद की समस्या थी, नींद वगैरह नहीं आती मतलब काफ़ी सालों से रेगुलर तो वो मुझे हाँ, नींद है वाला तो मुद्दा रह गया अभी। हाँ तो जी, नींद वाला भी वैसे ही करना है कि अब नींद के बारे में देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स कई लोगों को आए हैं। यानी ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स रहे हैं कि यानी 20-20 साल नींद नहीं आई। केवल नींद की दवाई लेके बस ये कर देते थे। यानी लगभग बेहोश हो जाते थे, पर नींद ही नहीं आती। ऐसे लोगों को भी अच्छे से नींद आना शुरू हुआ। तो पहला तो एक सिंपल सी चीज़ आपको करनी है कि जब भी आप सोने का समय तय करोगे, उस वक़्त आप बेड पे चले जाओ। उसके बाद आप अगर आप सम्मोहन की प्रैक्टिस एक बार प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो तो ठीक है, वो कर लो। आँखें खोलो, जाग जाओ और फिर मन में तय करो अब मैं सोऊँगा। अब सोने के लिए मैं सम्मोहन सुनने वाला हूँ। फिर से ऑडियो कान में लगाओ, उसको लूप में डाल दो, यानी फिर से वही बजता रहे और वो इंडक्शन चलने दो। वो इंडक्शन ठीक करते रहो, नींद आएगी तब आएगी, नहीं आई तो ठीक नहीं आई। आपको जितना ठीक 7 है घंटे सोना है बिस्तर पे, उतना बिस्तर पे लेट के इंडक्शन करो। नींद के बारे में मत सोचो। इंडक्शन ओ करते रहो। हो सकता है पहला इंडक्शन आधा होने तक आपको नींद आ जाएगी। नहीं तो एक बार अच्छा, कंप्लीट होगा, दूसरी बार थोड़ा सुनोगे तब नींद आ जाएगी। कभी तो भी आएगी। हाँ ये जी, आदत डालो कि मैं नींद के बारे में सोचता ही नहीं हूँ, मैं केवल इंडक्शन करते रहता हूँ। अब हाँ जी, यानी जो पहला इंडक्शन किया वो प्रैक्टिस के लिए था, तब हाँ सोना जी, नहीं। हाँ तब जी, आपने तय किया ये मेरा प्रैक्टिस वाला इंडक्शन है, इसे मैं कंप्लीट करके उठने वाला हूँ, जागने वाला हूँ। हाँ आँखें खोल के जाग जाइए। फिर फिर से आँखें बंद करने के पहले उसको लूप में लगाइए, खुद को बताइए अब ये मैं सोने के लिए इंडक्शन करने वाला हूँ। और जी, तब आपको उठना नहीं है। वो भले ही 101, 102, 103 बोले, फिर भी आपको हाँ उठना नहीं है। तब आपको सोते ही रहना है। ठीक? हाँ जी, हुँ। ठीक है सर, धन्यवाद ये जी। आप करके देखिए, हाँ नींद जी, के बारे में सोचिए मत। कोर्स ए के नोट्स में भी ये सारा लिखा हुआ है। उसको आप रेगुलरली इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएँगे। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ओके। यस। यस और कोई पूछना चाहता है? हाँ सर, मैं कमलेश सिंह हूँ। हाँ, कमलेश जी। अ, बोलिए, बोलिए। जी जी सर, मैंने ए और बी कोर्स पहले ही आज से 2 साल पहले पूरा किया था जी, जी। और हुँ, ए कोर्स मैं अभी फिर से ज्वाइन कर लिया हूँ, तकरीबन 25 दिन हो गया। तो ओके, फिर से मैं ए कोर्स को मैं फिर से कर रहा हूँ सर इस समय। ओके, ओके। जी सर। बढ़िया। सर मेरी मेरी कुछ समस्या थी जिसके चलते ही मैंने ज्वाइन किया था ये कोर्स आज से ओके। 2 साल पहले। जी जी, सर, तो उसी को मैं बोलने वाला हूँ। इधर सर मैं काफ़ी मुझे एंग्जायटी की समस्या थी। जो है। आवाज़ आपकी म्यूट हो गया है आपका पूरी माइक। तरीके से स्वस्थ था और अच्छे से अपने सभी काम कर रहा था।
जी, जी, अचानक सर क्या हुआ, 27 अप्रैल की बात है। जी। 27 अप्रैल को एक भगत सिंह पर एक कार्यक्रम था। हम लोग इलाहाबाद से हैं और उसमें मुझे वक्ता बनाया गया, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट भी किया। ओके, तो और वहाँ उसके बाद सेकेंड डे में, मैं स्कूल टीचर हूँ तो स्कूल ज्वाइन करने गया। स्कूल में भी अच्छे से काम किया, काफी मैंने लिखी काम काफी किया, करीब 3-4 घंटे। बहुत सारा डाटा फीडिंग का काम था, उसको मैंने किया। ओके, और मैंने महसूस किया कि मैं उस दिन बहुत हाईली खुश था पूरी तरीके से। लेकिन अगले ही दिन जाने क्या हुआ, अगले दिन मैं जब स्कूल गया और स्कूल से लौट के घर पर आया, तो ज्यादातर उस समय मैं बहुत सारा श्याम मानव जी का वीडियो देखता था अलग अलग मुद्दों पर। ओके। तो स्कूल से आने के बाद मैंने उसको ऐसे लगा करके थोड़ा लेट गया हुँ, हुँ। और थोड़ी नींद भी मुझे आ गई। कुछ देर बाद मुझे अजीब सी बेचैनी हुई, ऐसा लगा जैसे मैं अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, हुँ, हुँ। अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत असहज हो गया। फिर ठंडे पानी से अपने को धोया, तो काफी रिलैक्स हुआ धीरे धीरे। ओके, और हाँ। उसी उसी क्रम में थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, जो घरेलू ट्रीटमेंट होता है। हुँ, हुँ। लेकिन और 2-3 दिन सर नींद मेरी डिस्टर्ब नहीं हुई। ये सब हुआ जरूर, लेकिन मेरी नींद बहुत ही अच्छी रही। लेकिन हुँ, विचारों में एक भय पैदा हो गया कि क्या मैं पुनः मानसिक रूप से कुछ अस्वस्थ हो जाऊंगा, इस तरीके की बात चलती रही। तो फिर लेकिन मैं इंडक्शन और ये सब भी, ज्यादातर मैं B2 करता हूँ विथ गैप, हुँ, तो उसको मैं लगातार करता रहा। हुँ। उनसे तो गाइड करती हैं, हुँ, वो हुँ। फीस अपना लेती हैं, तो उन्होंने भी कुछ गाइड किया। तो उन्होंने एक एक और रिलैक्स वो है, एक मेडिटेशन उन्होंने भी बता रखा है। ओके। तो जी सर, तो उसको भी मैं करने लगा, तो फिर से मुझे काफी हद तक ठीक हुआ। मैंने सर इस बीच में ये रीड किया कि हुँ, जब जैसे ही मुझे कुछ ज्यादा अच्छा महसूस होता है, उसके बाद ही इस तरीके के एक शट डाउन आ जाता है। तो हुँ, और थोड़ा-सा ये भी महसूस होता है कि जैसे जीवन के लक्ष्य को लेकर के भी मैं थोड़ा दुविधा में हूँ कि इस समय जीवन का क्या लक्ष्य है, जीवन का क्या औचित्य है, इस तरीके की बातें। थोड़ा बहुत निराशा का माहौल तो पूरे समाज में है, अलग-अलग चीज़ों के ऊपर हुँ, चीज़ें चली रही हैं अपने देश की राजनीति में, दुनिया की राजनीति में। हुँ, तो हुँ, ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन कभी-कभी यही नहीं लगता कि हम अपने जीवन को उत्साहपूर्ण तरीके से बनाए रखने के लिए किस तरीके के प्रयोजन में जुटें। जो हमारा प्रोफेशनल काम है, जहाँ से हमें पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, वो तो चलिए ठीक है। उसके अलावा जो सोशल लाइफ है, वहाँ से एक अनसैटिस्फैक्शन बना रहता है, और जिसके चलते यही लगता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसको न पकड़ पाने की वजह से भी कहीं न कहीं जीवन को एन्जॉय नहीं कर पाते और फिर से एक बार सर फंस जाते हैं इसमें। हुँ। बराबर। म्यूट हो गया आपका माइक। आपकी आवाज़ नहीं आ रही कमलेश। हाँ, नहीं फिर से म्यूट हो गया आपका माइक। आपको मेरी आवाज़ आ रही है वैसे? यानी कमलेश जी? हेलो? हेलो? हाँ सर, आपकी आवाज मिल रही है। ओके, ओके, ठीक है। आपका म्यूट हो रहा है माइक। मैंने बंद कर ओके, ठीक है। अभी जो
वो तो मुझे पता है कमलेश जी कि हमारी ये बातें पहले से हो चुकी है। आपने इस पे हमने जो एक बार बात की थी कि जो भी हमारी जो भी यानी जिसे हम कहते हैं कि एरिया ऑफ कंसर्न, हमें किन बातों की चिंता है, उसका एक हमारा सर्कल होता है सबका। उसके अलावा हमारा होता है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी किन बातों पे हम कोई प्रभाव डाल सकते हैं। हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो अब किस बात पे डिपेंड करेगा? कई बातों पर डिपेंड करेगा। जैसे जिसे हम पावर बोलते हैं, वो पैसे के कारण आएगी, वो फिर लोगों में हमारी बात मानी जाती है उसके कारण आएगी, है ना? एक इंटेलेक्चुअल पावर होगी, या फिर एक पॉलिटिकल पावर हमारे पास हो सकती है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमारे पास हो सकती है। तो वो उससे हमारा एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तय होता है। और हमने पहले भी ये बात की थी इसके बारे में, हमने कैसे सोचना चाहिए। हमें किसी चीज की चिंता है, अभी अमेरिका और ईरान की सॉरी इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हुई, वॉर हुआ, अमेरिका कूदा, इसकी चिंता मुझे है, पर इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? कितना कर सकता हूँ? तो मेरा इन्फ्लुएंस बहुत कम है। उतना मैं मेरा करूं, उससे ज्यादा मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसकी चिंता करने में कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में बुरा मानने में कोई मतलब नहीं है। मैं केवल खुद को दुखी कर रहा हूँ, और खुद एक निगेटिव इमोशन जिसका कोई फायदा नहीं है, उसको क्यों रखना चाहिए हमने? तो जो भी हमारे चिंताएं हैं, सामाजिक जीवन को लेके हो, भारत को लेकर हो, समाज को लेके हो, उसको अगर हम उसमें हम जितना कर सकते हैं उतना कर ले। जितना कर सकते हैं उसमें से कितना करना चाहते हैं उतना कर ले, और उसके अलावा उसके बारे में सोचते रहना, उसकी चिंता करना, ये बिना वजह की बात है। भले ही कितनी भी वो चिंता करने की जरूरत हो, पर उसका फायदा क्या है ना? तो हम देखते हैं कि यानी हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं, या एक बहुत बड़ा उदाहरण हमको इन चीजों के बारे में जो मानव सर भी उसका उदाहरण देते हैं कि जब गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो जब ये पूरा आंदोलन को लीड कर रहे थे भारत के, तब भी पूरी तरह से रिलैक्स रहते, हजारों चिंताएं होती थी, फिर भी जो कर रहे हैं उस पे ध्यान होता था। तो हमको वैसे रहना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। तो जो भी ये दिखता है आपको, उसमें आप क्या कर सकते हो ये हम तय करें। कितना वक्त मैं दे सकता हूँ, मैं मेरा इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ा सकता हूँ, मैं कितना उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, ये हम तय करें। उतना करके हम बाकी हमारा जो जिंदगी है उसको भी जिए। अब उसमें जो बात आती है कि जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला अपना टॉपिक है, उसमें हमने इस बारे में बात की है कि आपकी दिनचर्या में कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका तनाव कम हो। वो चीजें कम है क्या आपकी जिंदगी में, ये सोचिए। ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में दिनचर्या में बढ़ाइए जिससे आपका तनाव समय समय पे कम होता है। और ये जो तीसरा आपको लगता है कि फिर से मेरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम थे, उस पे आपने ट्रीटमेंट ली, उसके कारण बहुत सा आपका वो ठीक हुए, आपने कोर्सेस किए, उसके बारे में अच्छे से सोचा, उसका खुद की जिंदगी में इम्प्लीमेंट किया, आपकी पर्सनैलिटी काफी बदली। अब यहाँ पे जो आए हो, जैसे अभी परफेक्ट पर्सनैलिटी समझो होनी चाहिए 100, इसी इन्हीं भाषा में हम बात कर चुके हैं। अब आप समझिए कि आप शायद 90 पे पहुंचे हो, यानी और इम्प्रूवमेंट के लिए 10 पॉइंट्स आप बढ़ा सकते हो। पर आप जब प्रॉब्लम शुरू थे तब समझिए आपकी पर्सनैलिटी थी 30, पर 30 से आप 90 पहुंच गए हो। 90 से हो सकता है आप 85 पे जाओ, 90 से हो सकता है आप 80 पे जाओ, पर फिर से आप 30 पे पहुंच जाओगे, इसके चांसेस बिल्कुल नहीं है। इतने सालों का आपका अनुभव है, ये जो नया नॉलेज लिया वो आपके पास में है, ये सारे टेक्निक्स आपको आते हैं। अब आप ऐसा नहीं होने वाला कि पहले की तरह उतने प्रॉब्लम हो जाए। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमको रिबाउंड होते हैं, हमको पता है। कब तक होते हैं? जब तक या तो एक तो वो टेंडेंसी होती है किसी की, इसलिए वो बढ़ ज्यादा आते हैं उनको। दूसरा हमको पता है कि पर्सनैलिटी जब तक पूरी पॉजिटिव नहीं हो जाती, यानी पूरी ही बदलाव उसमें नहीं होते। जिनकी पूरी पॉजिटिव हो गई वो भी तो अनुभव के कारण कभी कभी कुछ जो बुरे अनुभव जिंदगी में आ गए, उसके कारण उनकी पर्सनैलिटी आगे जाके भी कभी उनमें नेगेटिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए पर्सनैलिटी हमारी चेंज होती रहती है, साइकोलॉजी हमारी चेंज होती रहती है।
उस पे हमको काम करते रहना ही है। पर जैसा मैंने कहा, अब आप इम्प्रूव होते हुए तो समझो आज 90 पे पहुँच गए हो। थोड़ा कुछ उसमें कभी आपको सेटबैक आएगा, थोड़ा फिर से प्रॉब्लम शुरू होंगे, पर वो फिर से 0 तक पहुँचने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि काफ़ी बदलाव आपने खुद में कर लिए हैं, जो परमानेंट है। सारे बदलाव अब तक परमानेंट नहीं हुए, इसलिए कभी-कभी सेटबैक आएँगे। बदलाव होने के बाद भी सेटबैक कभी-कभी आते हैं, तो ये तो ज़िंदगी की यानी एक हिस्सा है, ठीक है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अगर आए कल जाके तो उसका तब सामना करेंगे, जो आज पूरी तरह से जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कल जाके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होंगे ऐसा कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता है। वैसे ही आप भी नहीं बता सकने वाले। तो वो जब आएँगे तब देखेंगे उसके बारे में, ये एक सोच डेवलप कीजिए। उससे वो डरने की ज़रूरत नहीं, मेरा फिर से उतना ही शुरू हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, आप 90 से 80 पहुँचोगे, 70 पहुँचोगे, आप फिर से 30 पे नहीं जाने वाले, उसका कोई चांस नहीं है। और अब तीसरा जो बात आपने कही थी कि अच्छा लगता है और उसके बाद ही ये आता है। तो ये थोड़ा बाइपोलर वगैरह का बाइपोलर जिसे डिसऑर्डर कहते हैं, उसमें उसके जैसी पार्ट उसका जैसे हो सकता है, पर वो अगर आप मन में रखोगे कि मेरा अच्छा होने के बाद ऐसा होता है, तो वो सजेशन की तरह काम करेगा। तो जब भी आप डाउन होते हो, तब आप ज़्यादा लॉजिकली सोचने की कोशिश करो, ज़्यादा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करो। एनालिसिस क कोई तो भी जो दृष्टिकोण हमारा है उसमें नेगेटिविटी होती है या इर्रेशनल थॉट होता है, इसके लिए हम डाउन जाते हैं बहुत ज़्यादा। मूड डाउन जाना ठीक है, पर उसको हमको पकड़ के उठाना आना चाहिए। वो नहीं होता क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं या इर्रेशनल तरीके से सोचते हैं, ठीक है? वो आपको करना है वैसे वक़्त में। तो जो मैंने अभी आपको बोला था, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न, यानी चिंताएँ हमारी क्या-क्या है, पर हमारा प्रभाव क्षेत्र कितना है, वो सोचिए, उस लॉजिक से सोचिए। अगर प्रभाव क्षेत्र ही नहीं है, तो ऐसे समस्याओं के बारे में सोच के क्या होने वाला है? ये दुनिया की समस्या इतनी बड़ी है, हमारी जो छोटी-सी ज़िंदगी है, 70-80 सालों की, उसमें वो सारे ठीक नहीं कर पाने वाले हैं हम। हमको चिंताएँ हैं बहुत चीज़ों की या बहुत चीज़ों के बारे में हमको जागरूकता है, ये अच्छी बात है। वो हमारी जागरूकता है। तो उसके लिए हम अच्छे से वोट करें, जितने भी लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनको अच्छे विचार दें, इतना हम कर सकते हैं, बराबर? उससे ज़्यादा जब हम कर ही नहीं सकते, तो जिस चिंता का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो चिंता करके क्या करना है? फिर हम खुश किस चीज़ों में रह सकते हैं, वैसी चीज़ें आप ज़्यादा कीजिए। इसीलिए मैंने आपको कहा वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला अपना टॉपिक है, उसको फिर से एक बार पढ़िए, कोर्स अभी शुरू किया है आपने, वो नोट्स में भी पढ़िए और सुनिए भी उसको, फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है कमलेश जी? सर आवाज आ रही है? जी, जी। जी सर, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप तो एक ज़्यादा बिजी हैं, तो जी। कभी-कभी गाइड के लिए कोई कांटेक्ट मिल जाता जिसको मैं अपनी समस्या बोल करके, क्योंकि आपकी सेशंस तो अलग टाइम टाइम पे होते हैं, कोई 15 दिन में तो कोई 1 महीने में होते हैं। जी। तो जैसे कोई समस्या आज आई यदि आज ही उस पर डिस्कस हो जाए तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हैंडल हो जाएगा। इस तरीके से थोड़े समय के लिए इस तरीके से डायलॉग के लिए कोई साथी हमारे बराबर का भी ज़रूर, मिल जाता, ज़रूर। हमारे बराबर का भी मिल जाता, तब भी मुझे काफी सहूलियत हो जाती सर। ठीक है, ज़रूर, ज़रूर। ठीक है। तो कैसे सर व्हाट्सएप ये पे कांटेक्ट? व्हाट्सएप पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं बताता हूँ। जी जी, ठीक है? सोपान जी अभी सवाल पूछेंगे, अगर है तो फिर मेहताब जी, शायद उन्होंने फिर से हाथ ऊपर किया। सोपान जी, जी सर। हाँ। हाँ, सोपान पवार जी बात कर रहे हैं? जी मेहताब। हाँ, मेहताब जी बोलिए फिर, आप बताइए। जी हेलो सर, कैसे हो सर? जी, एकदम बढ़िया। हाँ सर, मैं वैसे ही जैसे आपसे पिछली बार लास्ट टाइम बात हुई थी, जी। तो आपने बोला था कि आप थोड़ा सा विजुअलाइज कीजिए डैमेज आने का। तो सॉरी, वो मैं ठीक से कोशिश कर रहा सुनाई हूँ, नहीं लेकिन दिया, उनसे सुनाई नहीं दिया ठीक से, बोलिए। आवाज आवाज नहीं आ रही। हाँ, थोड़ी अटक-अटक के आ अभी रही आ है। रही है सर? हाँ, बोलिए, बोलिए। अभी आ रही है सर? थोड़ी डिस्टर्ब ही हो रही है, पर फिर भी मैं बोलिए, बोल के देखिए। हाँ एक सेकंड में अभी कर देता हूँ। हाँ, अब आप जब आप पूछते हैं अभी आ रही है कि तब अच्छे से आती है और सवाल पूछने लगते तो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है। अभी ठीक है सर? जी, जी। हाँ।
हाँ, तो सर अभी जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया था, तो मैं खुद से ही 12-13 दिन हो गए थे तब मुझे करते हुए, खुद से ही सेल्फ हिप्नोसिस कर रहा था। तो आपने बोला था कि थोड़ा विजुअलाइज़ के लिए आप डैन में भी जाइए। हुँ, तो वो डैन का मुझसे इतना अच्छे से हुआ नहीं विजुअलाइज़। मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि पिक्चर क्लियर नहीं होती, क्योंकि मैं खुद से म्यूज़िक लगा के करता हूँ। हुँ, 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 हुँ। तो वो मैंने क्या किया कि उससे और मुझे डिस्टर्बेंस होने लगा, मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाने लगा पिक्चर क्लियर करने के लिए, तो वो मैंने कट कर दिया। मैं वैसे ही करने लगा जैसे मैं कर रहा था, और 10 से 12 मिनट लगभग मैं कर लेता हूँ। ओके, तो सर हाँ, तो उसमें क्या है कि वो करते हुए मुझे अभी 1 महीना हो गया लगभग, ओके, और एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया, और दिन में 2 से 3 बार मैं कर रहा हूँ रेगुलर। तो बढ़िया। अभी मुझे फ़ायदा, मतलब मैं कह दूँ कि है, कभी-कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस हो रहा है, कभी-कभी लगता है कि मुझे बिल्कुल मैं वैसे ज़िगज़ैग टाइप हो रहा है, मतलब कभी लगता है हो रहा है फ़ायदा, कभी लगता है नहीं हो रहा है। तो हुँ, कुछ ऐसा-ऐसा हो रहा है, बाकी मेरी वो दवाई भी चल रही है एंग्ज़ायटी की और पेट की। हुँ, तो हुँ, सर इसमें मेरा सवाल ये था कि एक तो मैं वो ही कर रहा हूँ, मैं डैन में नहीं जा पा रहा हूँ। क्या करता हूँ, मसल्स रिलैक्स करके और वो सजेशन देना शुरू कर देता हूँ डीप डीप स्लीप बोल के। तो वो 10 मिनट हो जाता है वैसे। और ओके। म्यूज़िक के साथ भी कर लेता हूँ और बिना म्यूज़िक के साथ भी कर लेता हूँ। तो क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? हुँ, हुँ। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा हमने कहा था, जैसा मैंने आपको बताया था कि विजुअलाइज़ेशन करने से हम और अच्छे सम्मोहन में जाते हैं। अ, अब देखिए कि उसमें ये जो डिस्टर्ब हो रहा है आपको विजुअलाइज़ेशन में, इसलिए आप वो तय कर लीजिए ना कि यही विजुअलाइज़ करूँगा, जैसा होगा वैसे होगा। वो बहुत क्लियर होने की ज़रूरत ही नहीं है। विजुअलाइज़ेशन को बहुत क्लियर करने की या वो एकदम अच्छे से विजुअलाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना टूटा-फूटा होगा, उसका कुछ न कुछ आपको पॉज़िटिव इम्पैक्ट ही मिलेगा। इसलिए वो आप अटेम्प्ट मत कीजिए कि वो मैं बहुत क्लियरली देख पाऊँ सारा। तय कर लीजिए कि मैं ऐसे गार्डन में थोड़ी देर घूमूँगा, जो भी आपने तय किया है। मैं अभी अपना वाला जो विजुअलाइज़ेशन है स्टैंडर्ड, उसकी बात कर लेता हूँ। उसको आपका जो भी जी। विजुअलाइज़ेशन है उससे जोड़ लीजिए। तो मैं गार्डन में घूमूँगा, घूम रहा हूँ, पेड़ दिख रहे हैं, पंछी दिख रहे हैं, हिरन दिख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, झरने दिखाई दे रहे हैं और फिर मैं चलते-चलते गया, वो बंगले में जाके सो गया। अब ये कितना फ़ास्ट मैंने विजुअलाइज़ किया बोला आपको, उतना फ़ास्ट किया तो भी चलेगा और वो बहुत क्लियर देखने की, बहुत महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आपको इच्छा हुई, बहुत अच्छा दिख रहा है और आप वहाँ पे और रुकना चाहते हो, तो ठीक है, पर और कभी टाइम है आपके पास में अच्छा तब। अदरवाइज़ ऐसे फ़ास्ट भी विजुअलाइज़ कर लिया तो चलेगा। तो पर वो विजुअलाइज़ कीजिए, फिर मैं वो रूम में जाके सो गया और फिर आगे का तो आप करते ही हो वैसे भी कि 1 से 20 तक नंबर गिन के आप गहरे जाते हो वगैरह-वगैरह। तो इसलिए विजुअलाइज़ेशन बहुत क्लियर वगैरह रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्लियर होने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप शॉर्ट में भी कर लीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जो भी इफ़ेक्ट होगा, जितना भी वो टूटा-फूटा दिखेगा, उसका कुछ न कुछ पॉज़िटिव फ़ायदा ही होगा आपको। ठीक है? ये मैं इंडिपेंडेंटली बोल रहा हूँ, वो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके फ़ायदे मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। करना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वो मत सोचो कि अरे मैं तो नहीं कर रहा था, अब करूँ क्या कि फिर से डिस्टर्ब हो जाएगा। वो टेंशन मत लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो जो आप क्लियर देखने के पीछे जा रहे थे, वैसा मत कीजिए। जैसा भी दिखाई देता है वो कर लीजिए। लगे तो ये 3-4 दिन आप अटेम्प्ट कर दीजिए वैसा, कि आप जैसा भी दिखता है वैसा विजुअलाइज़ कर लीजिए और आगे का जो प्रोसेस कर रहे हो वैसे ही कंप्लीट कीजिए। उससे आपको वो अगर लगा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो विजुअलाइज़ करते रहिए। डिस्टर्ब हो रहा है ऐसा लगा तो जो आपका टेक्निक अभी इस्तेमाल कर रहा हो वैसा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसमें हमको सूचना क्या दे रहे हो आप? टारगेट क्या है? ये सबसे ज़रूरी है। तो टारगेट आपका क्या है और उसके लिए आप क्या एग्ज़ैक्ट सूचना दे रहे हो, उसका स्क्रिप्ट आप हम मुझे बताइए। अगर यहाँ पे नहीं बताना है या यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, कि मेरा ये प्रॉब्लम के लिए मैं ये सूचना दे रहा हूँ और ये स्क्रिप्ट है। अब जैसे हमको ओवरऑल रिज़ल्ट मिल रहे हैं पॉज़िटिव, नेगेटिव, ये असेसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक टारगेट आप जो चूज़ कर रहे हो, उसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट आने तक आपको वो सूचनाएँ देनी है और पॉज़िटिव रिज़ल्ट आते हैं, एक साइंटिफिक टेक्निक है। उसका हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिज़ल्ट मिलने ही वाला है। तो इसके लिए उसके असेसमेंट मत करते बैठिए। उसकी क्योंकि देखिए, जब तक हमारा अब हमारी साइकोलॉजी है, हमारे मूड स्विंग है, वो तो होते रहने वाला है। जब तक हमारी पर्सनैलिटी एकदम डेवलप नहीं होती, एकदम अच्छी नहीं होती,
पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं होती। तो ये अप डाउन चलने वाला है सबका, ठीक है? पूरी पॉजिटिव होने के बाद भी कभी डाउन आ सकता है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था। तो इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा है हम उसे ठीक करने के लिए रेगुलरली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा सजेशन दे रहे हैं। तो इसलिए आप कौन-सा टारगेट इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बारे में सोचिए। उसमें रिज़ल्ट अगर नहीं आ रहे हो, तो क्या और अच्छे से हमको उसको सजेशन देने हैं। बिना हिप्नोटिज़्म और उसमें सजेशन के अगर हम कोई चीज़ करने जाएँगे, उससे बेटर रिज़ल्ट हमको हमेशा आएँगे अगर हम हिप्नोटिज़्म और उसमें सजेशन देके वही चीज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई भी नई चीज़ सीख रहे हो, कोई भी परफॉर्मेंस आपको देना है, उसमें आप हिप्नोटिज़्म और उसके टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे तो और वो बेटर ही होने वाला है। इसलिए हमको उसका इस्तेमाल करना है रेगुलरली, ठीक है? तो आपका हाँ टारगेट और उसकी क्या स्क्रिप्ट है मुझे भेजिए। हाँ, वो सर थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा, मैं एक काम करता हूँ, वो मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज देता व्हाट्सएप पे हूँ, भेजिए। जो-जो मेरे जी, जी। टारगेट हैं और जो-जो परेशानियाँ हैं, वो मैं आपको बता दूँगा, कुछ उसमें करेक्शन होगा तो आप कर देना, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। और जैसे सर हाँ, मुझे ये करते हुए रेगुलर 1 महीना हो गया, तो मैं कितना टाइम मान लूँ, जैसे मैं वही बात है 30 पे था, अभी 40-50 पे हूँ समझो, तो मैं 90-100 तक बढ़िया। कब तक पहुँचूँगा? कितने महीने लग सकते हैं और अगर मैं सही हूँ तो? कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई 1-2 क्वालिटीज़ हम जैसे ही बदल देते हैं, 1-2 टारगेट अचीव हो जाते हैं, तो बाकी के अपने आप भी अचीव हो जाते हैं। जैसे अभी हम अभी नंबर्स में डिस्कस कर रहे थे समझने के लिए, तो 90 तक पहुँचने के लिए आपको हर अभी समझो आपको 10 टारगेट अचीव करने, तो 10 के 10 करने ही पड़ेंगे ऐसा नहीं होगा। 2-3 टारगेट अचीव कर लोगे तो बाकी के 6-7 अपने आप अचीव हो गए, ऐसा भी हो जाएगा। क्योंकि पर्सनैलिटी में सारी चीज़ें एक-दूसरे से जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है। तो इसलिए ये बता ही नहीं सकते। हो सकता है बहुत जल्दी भी हो जाए, हो सकता है नहीं हमको ज़्यादा एक-एक टारगेट अचीव करते रहना पड़े। पर नॉर्मली आप देखोगे कि जैसे-जैसे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जैसे-जैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, थिंकिंग पॉजिटिव होने लगता है, बहुत जल्दी हम में बदलाव होते हैं और कई टारगेट हमारे एक साथ अचीव हो जाते हैं। तो सर अभी तो मेरा एक ही टारगेट चल रहा है पिछले 1 महीने से, जो मैं सजेशन दे रहा हूँ, सिर्फ़ एक ही है। तो अभी उसमें मुझे ये मानिए कि मैं 10-20 नंबर ऊपर बढ़ा हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, पॉज़िटिव की तरफ हूँ और मैं कॉन्शियसली भी अपने आप को जो पॉज़िटिव अफ़र्मेशन है, वो पहले से बेहतर दे पा रहा हूँ। बढ़िया। अब इसमें भी जैसे अभी आपने कहा कि 1 डेढ़ महीने से मैं सजेशन दे के 20 पॉइंट समझो आगे बढ़ा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि और आगे के 40 पॉइंट आपको टोटल बढ़ाने हैं। उसके लिए आपको अब 3 महीने लगने वाले हैं। हो सकता है वो अगले हफ्ते में आगे के 40 पॉइंट डेवलपमेंट फास्ट हो जाए। यानी साइकोलॉजी में ऐसा लीनियर ऐसा ही होता जाएगा ऐसा नहीं है। हुँ। एक लेवल तक समझो थोड़ा धीरे-धीरे हुआ पर एकदम फट से अचीव हो गया, ये भी होता है। तो इसलिए आप कंसंट्रेशन से खुद को सूचनाएँ दीजिए, आप जल्दी से भी रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, चलिए सर ये तो हो गया कि हमें डेन में जाना है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। नहीं भी जाना है, तो भी हम कर सकते हैं। अब इसमें कभी म्यूज़िक लगा लेता हूँ, कभी म्यूज़िक नहीं लगा देता हूँ। तो बिना म्यूज़िक के भी हम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? एक कोने में बैठकर शांत जगह पर। म्यूज़िक केवल इसलिए दिया है कि वो बाकी जो डिस्टर्बिंग आवाज़ें आती है, वो कम हो जाए। म्यूज़िक के कारण एक मदद मिले इसके लिए, ज़रूरत नहीं है उसकी वैसे, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। ठीक और है? बाकी मैं डेली 10 मिनट कर ही रहा हूँ ये, तो मुझे यही इसी पे करता रहूँ, बाकी जो प्लस अगर 10 का बनता है, तो वो प्लस हो जाएगा मेरा। जी, जी। ठीक है, बाकी मैं सर आपको व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, जो भी होगा, तो एक बार आप देख सब लेना। और सर जो लास्ट टाइम आपने जो हमारा सेशन हुआ था, उसकी वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाली? ठीक है, मैं चेक करता ओके, हूँ, मैं चेक करता ठीक है सर, थैंक हूँ। यू। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस, सोपान पवार जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? आ, जी सर, नमस्ते। हाँ, बोलिए नमस्ते। कुछ नहीं सर, वही जो आपने अभी जवाब दिया पिछले 1-2 सवाल के पहले कि पिछले साल ओके, मैं बहुत डिप्रेशन में था और मैंने आपको खुद को रिकवर किया। लेकिन अब खुद की प्रॉब्लम बहुत मतलब सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अब जब रहते हो समाज में, जब कुछ घटनाएँ घटती है, तो हर बात की चिंता होती है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं, तभी हम भी उसकी चिंता करते रहते हैं यार, क्योंकि हम सब अच्छा, हम चाहते हैं कि सबको सही हो, परफेक्ट, सब परफेक्ट हो, लेकिन समाज में बहुत सी कुछ लोग रहते हैं, मतलब कुछ ऐसे जो होता है वो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, सब चिंताएं अपने आप चलती रहती है। तो अभी आपने जवाब दिया कि वही तो हमारे कंट्रोल में है, तभी हम उसकी चिंता करते रहते हैं, लेकिन फिर आप उसको अपने आपको उसके लिए कैसे तैयार करें? तो इसका जवाब तो मुझे मिल गया है कि जो ओके, हम कुछ कर सकते हैं, वही करना चाहिए। बस इतना ही था सर मेरा। ओके, बिल्कुल। थैंक यू।
वही उसके पीछे मेरा कहने का मतलब यही था कि चिंता करना या उसके बारे में जागरूक होना अच्छी बात है, पर उसमें अगर मैं ज़्यादा जितना कर सकता हूँ वो करूँ मैं। तो आप बीच-बीच में ढूँढते भी रहिए आप क्या कर सकते हो और अच्छा, और कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हो, अपनी जी, कैपेसिटी आप कैसे बढ़ाओ कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओ, आपकी इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाओ, इसकी कोशिश आप ज़रूर करो, पर वो जी, होने तक ओवरऑल तो वो कोई समस्या पूरी ठीक होने वाली है ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए जी, उतनी चिंता करने में कोई मतलब नहीं कि वो चिंता से हम दुखी हो जाएँ और हम अच्छे से खुशी से जी ना पाएँ, शांति से जी ना पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, चिंता करने से मन में अशांति नहीं बननी चाहिए। ये हमने ध्यान रखना जी, चाहिए। जी। जी सर, मैं जी। अभी चैट में से ले लेता हूँ सवाल। हाँ, बबलू यादव जी का सवाल है। सर मुझे लगता है कि कोर्स ए एंड बी और निमोनिक्स मास्टर करके हम लाइफ के मास्टर बन सकते हैं। पर इन 3 कोर्स को कैसे मास्टर करें? मैं तीनों कोर्स कर चुका हूँ, बट मास्टर नहीं किया। ठीक है। इसमें निमोनिक्स का तो मास्टर करना बहुत आसान है। निमोनिक्स के बेसिक्स आपने सीख लिए हैं, मेमोरी टेक्निक सीख लिए हैं। उसको आपको जैसे भी इस्तेमाल करना है, वो उसका एक टेक्निक हमको डेवलप करना पड़ता है। इस कोर्स में सारे पूरे डिटेल में टेक्निक्स नहीं है, क्योंकि सिखाए नहीं जा सकते। वो हर किसी को खुद से तय करना पड़ता है। उसका बेसिक आपने सीख लिया है। जहाँ-जहाँ पे मेमोरी की ज़रूरत होती है, उसमें उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जितनी जगह पे आप मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे, उतना ही वो पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और उसके कारण वो मेमोरी टेक्निक्स का पूरा कोर्स आप ज़िंदगी में अच्छे से इस्तेमाल कर पाओगे। ए और बी कोर्स जो है वो पूरी साइकोलॉजी का लगभग निचोड़ है उसमें ना, तो वो तो हमारी ज़िंदगी भर चलता रहने वाला है। पर होगा कुछ दिनों में आपको ये महसूस होगा, हो सकता है कि मैं ये सारी चीज़ों को लगभग मैंने अचीव कर लिया है। यानी जैसा मैं बोलता हूँ कि जैसा यानी हम सोचे कि कैसा व्यक्तित्व हमारा बनना चाहिए, वैसा लगभग व्यक्तित्व मैंने बना लिया है। ऐसा आपको हो सकता है कुछ दिनों में लगे। अब उसके लिए आपको एक्टिवली कोशिश करनी चाहिए कि आपके पर्सनैलिटी में आप कहाँ-कहाँ बदलाव लाना चाहते हो। वो बदलाव कैसे ला सकते हो? उसके लिए क्या सूचना आपने खुद को देनी है? एक-एक टारगेट लीजिए। अगर आप बाकी विचारों में वगैरह खुद को पहले से बदल रहे हो अच्छे से, तो सम्मोहन में जल्दी से रिज़ल्ट आ जाएँगे। इसलिए व्यक्तित्व आप कैसे बनाना चाहते हो? यानी कोर्स ए और बी को मास्टर कर लेना, इसे मैं कैसे समझूँगा? उसकी कोई यानी अगर हम बोलेंगे कि उसका यानी वो कैसे आपको पता चलेगा कि आपने कोर्स ए और बी मास्टर कर लिया? तो जैसा पर्सनैलिटी आप बनाना चाहते हो, कोर्स ए और बी के नॉलेज के हिसाब से, उसका एक आप लिस्ट बनाइए कि ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। वैसी पर्सनैलिटी में के हिसाब से मुझ में क्या-क्या कमियाँ हैं, ये सोचिए। फिर मैं वैसा बनाना चाहता हूँ खुद को। फिर मैं वो एक-एक, एक-एक क्वालिटी लेकर मैं वो खुद को डेवलप करते जाऊँगा, एक-एक टारगेट मैं रखूँगा अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनैलिटी के लिए और उनको अचीव करूँगा। ऐसा आप तय कीजिए। अ, उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि वो आपने अचीव कर लिया फिर। दूसरा तरीका होगा इसको कहने का कि और भी मास्टर कर लिया यानी मैंने बहुत गहराई से उनको समझ लिया। तो नोट्स को बार-बार पढ़िए और ए और बी कोर्स के नोट्स जो आपके पास में हैं, उनको बार-बार पढ़िए। वो पढ़ने से आपको सारी चीज़ें याद आएगी और आपकी समझ अच्छे से बढ़ती जाएगी। तो वैसे भी बोल सकते हैं, पर मास्टर करने का सबसे अच्छे तरीका मैं वही कहूँगा कि जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए एक इंसान का, ये जो एक चित्र हमारे सामने बनता है ए और बी कोर्स करने से, वैसा चित्र आप खुद का बनाइए। उसमें आपके क्या कमियाँ हैं, क्या बदलाव आपको करने की ज़रूरत महसूस होती है। एक-एक टारगेट लेके वैसे बदलाव करना शुरू कीजिए। ये कुछ महीनों से लेकर 1 आध साल में भी ये पूरा हो सकता है और वैसे बन सकते हो। पर जैसा हम व्यक्तित्व बनाना चाहते थे अगर वैसा हमारा 1-2 साल में भी बन गया, तो कितना बड़ा अचीवमेंट होता है। उसके बाद का हमारा जो भी हम करना चाहते हैं काम, उसमें हमको व्यक्तित्व के कारण मदद मिलती है, फ़ायदा मिलता है और ओवरऑल हम ज़्यादा शांति से, ज़्यादा खुशी से जी भी पाते हैं। है कि नहीं? तो वैसा हमने करना चाहिए। ठीक है?
अगला सवाल है बबलू जी है क्या? बबलू यादव जी नहीं शायद, चलेगा ठीक। हाँ है ओके ठीक है। आपको जवाब मिल गया कि कुछ जोड़ना चाहते हैं बबलू जी आप? ठीक। अमर चंदेला जी के सवाल है यहीं पे चैट में कि मैं C1 कोर्स कर चुका हूँ, मुझे इंडक्शन B1 B2 की आवश्यकता है, कृपया मेरे नंबर। ठीक है, एक बार मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दीजिए, मैं वहां भेजता हूँ। क्या बैक पेन साइटिका में स्वसंबोधन से फायदा होता है? बिल्कुल होता है। पेन में फायदा होता है, बैक पेन जिस कारण से हो रहा है उसमें भी फायदा हो सकता है, उसमें भी रिजल्ट मिलते हैं। तो उसके लिए हमने फिजिकल जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हमने, जैसा मैंने कहा, जो भी हम काम करना चाह रहे हैं उसके लिए सम्मोहन के साथ हम सम्मोहन में अगर सूचनाएं दें तो कुछ ना कुछ फायदे जरूर मिलते हैं। तो क्योंकि यानी वो हमारे साइकोलॉजी के, हमारे जो बॉडी के खुद के मैकेनिज्म है उसको ठीक करने के, उनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई वैसी, हम तो सारे साइंटिफिक लोग हैं, ऐसी कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, पर जो साइकोलॉजी हमारी है उसको हम अनुकूल बना के उसके जो उसकी जो कैपेसिटी है खुद को ठीक करने की, हमारे बॉडी में जो खुद को ठीक करने के मैकेनिज्म्स हैं उनका हम अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं ये सब करके। इसलिए जो भी शारीरिक समस्याएं हैं उसके लिए सम्मोहन में सूचनाएं देने से हमको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलता है। तो ये हमेशा हमने इस्तेमाल करने चाहिए। कैसे इस्तेमाल करने आपने कोर्सेस में सीखा है। ठीक है। अ, सलाउद्दीन जी का एक सवाल है यहाँ पर कि यूट्यूब या किसी भी माध्यम से कुछ भी सुना या जानकारी मिली, तो जानकारी साइंटिफिक है ये कैसे समझे? आजकल आपके पास में कई एआई के मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी है, डीपसीक है, ग्रॉक है ना, मेटा है। तो मेटा का जो है वो है जेमिनी है। तो उनको पूछ के देखिए ये जो है वो साइंटिफिक है क्या। विकिपीडिया में आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। अब ये सब क्यों करना है? क्योंकि वहां से भी वो भी क्या करते हैं, वो भी जो इंटरनेट पे जानकारी है उसी का एक निचोड़ आपके सामने रखने वाले हैं। तो उसमें भी कभी गलती हो सकती है। इसलिए आपको वहां पे जब अगर हमको एक ही तरह की चीजें मिली, हर जगह वही बोला गया कि ये साइंटिफिक है, तो फिर चांसेस है कि वो साइंटिफिक होगा। यानी वहां पे कहीं अगर विरोधाभास नहीं दिखा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं दिखा, एक जगह पे अलग लिखा है और दूसरी जगह पे उल्टा लिखा है, ऐसा अगर नहीं हुआ तो फिर आप अच्छे से नॉर्मली वो चीज सही होगी ऐसा आप मान सकते हैं। अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है तो और आपको गहराई से उसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो पहला तो बेसिक है कि वहां पे ये अलग अलग जो मॉडल्स हमारे पास में है जो इंटरनेट के हैं उसमें डाल के देखिए ये साइंटिफिक है या नहीं। उसके नॉर्मली अगर एक साइड के जवाब आ रहे हैं तो वो वैसा है, अगर उसमें कहीं कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसको अलग से आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये एक हो गया सबसे आसान तरीका आज हमारे सामने है। उसके अलावा क्या होता है, तो हम कुछ लोग हमको पता है जो साइंटिफिक सोचते हैं, विश्वसनीय हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, विश्वसनीयता अच्छी है, तो ऐसे लोगों से आप पूछ सकते हो या ऐसे लोगों का क्या कहना है ये आप जान ले सकते हो। उनके कोई किताबें हो सकती है, उनके कोई यूट्यूब चैनल हो सकते हैं, वहां पे वो लोग क्या बोल रहे हैं इसके बारे में वो आप जानकारी लेके देख सकते हो। तो विश्वसनीयता जिनकी है अच्छी, उनको आप, अब वैसे 2-3 लोग अगर, अब जैसे आपको 2 वेबसाइट पे बोला था या 2 जो एआई मॉडल थे उन्होंने बोला कि ये साइंटिफिक है। एक एआई मॉडल ने बोला था ये साइंटिफिक है पर इसमें ये पार्ट जो है वो शायद अनसाइंटिफिक है। और फिर जो एक्सपर्ट है उसने भी बोला नहीं नहीं ये पूरा साइंटिफिक है। कुछ लोग जो बोलते हैं ये पार्ट अनसाइंटिफिक है, ये गलत है। और ऐसा 2-3 एक्सपर्ट एक साथ बोल रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि यानी पूरी तरह से अगर एक ही चीज नहीं बोल रहे हैं फिर भी मेजॉरिटी कंसेंसस किस बारे में।
यानी मेजॉरिटी लोग क्या सोच रहे हैं, तो मेजॉरिटी एक्सपर्ट जो सोच रहे हैं वो साइंटिफिक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ऐसा हमने जान लेना। फिर उसको आप साइंटिफिक मान लीजिए, जब तक उसके खिलाफ कोई आपको एविडेंस नहीं मिलता तब तक उसको आप साइंटिफिक मानिए। ठीक है। हाँ, हेल्थ से जुड़े दो सवाल यहाँ पे चैट में हैं कि क्या आईबीएस क्योर हो सकता है या आईबीएस अच्छा ठीक हो सकता है, और दूसरा क्या वेट लॉस सजेशन देने से आईबीएस हो सकता है। तो वेट लॉस सजेशन देने से आईबीएस होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। इन दोनों का कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं होना चाहिए। पर वेट लॉस के लिए हम जो कर रहे हैं, यानी कोई डाइट में हमने बदलाव किए वगैरह, उसके कुछ परिणाम होके हमको आईबीएस हो गया, ये समस्या हो सकती है। पर वो हो या ना हो, आईबीएस जो भी है या डाइजेशन के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, अब ये डाइजेशन का नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, यानी वो जो ऑर्गन्स हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, वहां पे हमको कुछ जख्म हो गए हैं, फोड़े हो गए, उसके कारण फिर वो आईबीएस होता है। उस पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमको हिप्नोटिज्म से मिलते हैं। हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करके हमको वो पूरा ऑर्गन रिलैक्स करना है, बॉडी पार्ट रिलैक्स करना है। पहला सजेशन उसके लिए देना है कि वो रिलैक्स होता जा रहा है, होता जा रहा है। फिर हमने बोलना है कि वहां से एंग्जाइटी बाहर निकलती जा रही है, पूरी तरह से एंग्जाइटी बाहर निकलती जा रही है, निकल चुकी। फिर हमने बोलना है कि वहां पे खून का बहाव अच्छा हो रहा है, एकदम हेल्दी खून का बहाव होता जा रहा है। और फिर हमने वहां पे सजेशन देने हैं उसको ठीक होने के, कि दिन ब दिन हर सांस के साथ मेरी ये प्रॉब्लम ठीक होती जा रही है। ये आप 2-3 बार सजेशन दीजिए दिन ब दिन, और फिर मेरी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, ऐसा सजेशन दीजिए। तो ये जो हेल्थ के लिए कैसे सजेशन देने हैं, हमने कोर्स ए में सीखा है, या कोर्स बी में भी हमने और डिटेल में सीखा है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। आईबीएस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और वेट लॉस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके कारण आईबीएस होगा ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, दीपक जी का एक सवाल है कि हर समय अवेयरनेस की अवस्था रहे, उसके लिए क्या कर सकते हैं? थोड़ा दीपक जी अगर आप ये समझाए बात, यानी एग्जैक्ट आप क्या बोलना चाह रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। सवाल में से नहीं समझ। जी जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो कई बार हमारा जो अटेंशन है वो इधर उधर रहता है, और कोई भी हमारे आसपास जो बातचीत हो रही होती है कई बार मुझसे मतलब कोई भी काम कर रहे हैं पूरा फोकस ऐसा नहीं रहता है। मैं सका तो ध्यान है वो जो हम काम कर रहे हैं उसी में रहे, ताकि हम उसके जो आसपास चीज़ें हो रही हैं उसको हम पूरा ग्रैस्प कर पाएँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे अपना कोई क्लाइंट का काम कर रहा हूँ तो क्लाइंट रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो मेरे मतलब अवेयरनेस में रहें, मतलब ऐसा ना हो कि मैं मतलब जो एक पे अगर हूँ तो वही उसी में मतलब कई बार होता है कि जैसे उसमें ध्यान में नहीं आती, बाकी ठीक है, चीज़ों से बिल्कुल वो हो जाते हैं मतलब। ठीक है, हाँ जी। ठीक। जी अब हाँ, पूरा फोकस रहे, पूरा हमारा ध्यान रहे, उसके लिए तो हम सम्मोहन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा अभी आपने कहा कि यानी कोई चीज आपको करनी है तो वो पूरी सारी चीजें उससे रिलेटेड जो है वो आपके सामने होनी चाहिए। तो एक आप हम बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जिसे हम माइंड मैप जैसा बोलते हैं, कि एक कागज लिया आपने बड़ा, क्लाइंट का नाम लिखा बीच में, और वो सारी चीजें उससे जुड़ी वहां पे लिख ली, यानी उसके की पॉइंट्स, की मुद्दे आपने एक एक लिख लिए अच्छे से वो कागज पे, और वो कागज सामने रखा। तो कैसे हो सकता है कि वो सारी चीजों को जब आप
देखोगे इस तरह से, तो आपको कुछ आइडियाज़ आएँ। आप ज़्यादा अच्छे से उन चीज़ों पे फ़ोकस करो और सारी चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में रहे, तो उसमें एक मदद होगी। ऐसा कुछ दिन आप फिज़िकली करोगे तो उसके बाद हो सकता है कि वो आपको फिज़िकली करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप हो जाए या फिज़िकली इतने अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं कि आप रेगुलरली वो करते रहो और वो अच्छे से हो। ये एक मेरे दिमाग में जस्ट एक आइडिया आया अभी, क्योंकि माइंड मैप्स वगैरह जो हम मेमोरी टेक्निक्स में हम इस्तेमाल करते हैं। अपने मेमोरी टेक्निक कोर्स में हम नहीं सिखाते ये चीज़, पर ये चीज़ नोट टेकिंग में वगैरह काम में आती है। तो वैसा हो सकता है कि एक मेरे दिमाग में है कि एक क्लाइंट से जुड़ी चीज़ें, जैसे क्लाइंट का अगर एक फ़ाइल आपने बनाया हुआ है, उससे जुड़ी सारी चीज़ों का, और वो सारी चीज़ों के कागज़ जो इम्पोर्टेंट कागज़ है वो आपने वहाँ पे रखे हैं। और जब वो काम कर रहे हो क्लाइंट का, तो वो सारी फ़ाइल आपके, वो वैसी चीज़ें जो आपके ऐसे हमेशा ज़हन में होनी चाहिए, हमेशा दिमाग में होनी चाहिए। ऐसे ही चीज़ों की एक फ़ाइल आपने बनाई। या तो वो हो सकता है, फिर वो फ़ाइल आप हमेशा बीच-बीच में देखते हो, जिससे वो सारी चीज़ें फिर से दिमाग में आ जाए। ऐसा कोई टेक्निक आप डेवलप कर सकते हो खुद के लिए, ऐसा मुझे लगा। तो ये 2 टेक्निक्स मैंने यानी सोच के, जो बाकी भी चीज़ें होती हैं हमारी नोट्स वगैरह लेने के लेकर, या स्टडी टेक्निक जो हम सिखाते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 2 ऐसे कुछ टेक्निक आपका एक डेवलप आप कर सकते हो। अ, ये करके देखिए आप। उसके बिना अगर करना है, तो केवल सजेशन से भी हम करके देख सकते हैं, पर ये मुझे लग रहा है कि ये शुरू में जब आप करोगे ये टेक्निक ऐसा कोई डेवलप, तो उसके बाद वो फिर आप बाद में हो सकता है कि आपको दिमाग में अपने आप होने लगे। पर ये टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा लगता है। ठीक है दीपक जी? जी सर, थैंक यू सर। हाँ, वो तो करके देखिए ऐसा। जैसे कि मैंने ये माइंड जी मैप सर। जैसा भी बोला, वो सारे हाइलाइट पॉइंट्स आपने लिख लिए कागज़ पे, और वो सारा कागज़ आपके सामने है। या तो ऐसा फ़ाइल आपने बनाया वो क्लाइंट का, और वो फ़ाइल आप देखते हो। यस, यस। और कोई सवाल है किसी का? नहीं तो ओवरऑल सवाल हो चुके हैं। यस विकास जी, बोलिए, बोलिए। Yes, sir. Thank you for allowing me to answer ओके, the question, ask a question. I'm really ओके, sorry. सर मुझे ओके। एक्चुअली ना मैं निर्णय नहीं ले पाता हूँ, कोई भी चीज़ के बारे में मुझे निर्णय नहीं ले पाता हूँ। और अभी मेरा 44 एज है और हुँ, मैं हर चीज़ मुझे डिसाइड नहीं कर पाता हूँ। कुछ कोई भी हो काम या मतलब क्या फ्यूचर में क्या करना है या मतलब लाइफ में क्या करना है या यू नो जो मतलब डिसाइड नहीं कर पाता हूँ मैं। अगर बेसिक चीज़ भी है ना, जैसे क्या खाना है हुँ, या हुँ। क्या पहनना है या कुछ भी हो, मतलब क्या खरीदना है, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ एक्चुअली कि क्या करना अभी। यू नो छोटी सी चीज़ है, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों समझ में रहा भी हूँ। मुझे थैंक यू। अभी इसमें देखिए 2 चीज़ें हैं। एक है डिसाइड करने की आदत, डिसीज़न मेकिंग की आदत होना, एबिलिटी होना, और डिसीज़न मेकिंग, अच्छे डिसीज़न मेकिंग का स्किल होना। ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो उनको दोनों को हम सेपरेट करें। अच्छे डिसीजन मेकिंग का स्किल जो होता है, उसके लिए आपको आपका एक टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा कि कोई भी डिसीजन लेते वक़्त, जैसे अभी एक बेसिक होगा कि वो चीज़ करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? वो चीज़ ना करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? या करने के क्या फ़ायदे हैं, ना करने के क्या फ़ायदे नुकसान है? ये दोनों आप लिखिए, वो सारा कागज़ अपने सामने रखिए और डिसीजन लीजिए। प्रोज़ एंड कॉन्स क्या है वो किसी चीज़ का। अब ये एक सिंपल सा ऐसा कोई टेक्निक आपको डेवलप करना पड़ेगा। फिर वो प्रोज़ एंड कॉन्स आप कैसे एनालाइज़ करते हो, उसके लिए फिर आपको हमेशा कुछ जानकारी भी लेनी पड़ेगी। कोई डिसीज़न लेते हो, क्या बेसिक जानकारी मेरे सामने होनी चाहिए, वो जानकारी भी आपको लेने की एक आदत डालनी पड़ेगी। तो ये टेक्निक आपको अच्छे डिसीज़न मेकिंग का टेक्निक आपको एक डेवलप करना, ये एक बात हो, वो करनी चाहिए। ये 2 छोटी बातें हमने यहाँ पे उसके बारे में बोली। एक कि कोई डिसीज़न लेते वक़्त मेरे पास में क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके मैं बुलेट पॉइंट्स बनाऊँ, वो जानकारी मेरे सामने लूँ, ढूँढूँ, और फिर उसके प्रोज़ एंड कॉन्स, वो डिसीज़न लेने के, ना लेने के मैं रखूँ, और उसमें से मैं डिसीज़न लूँ। ये एक मुद्दा हो गया, अच्छे डिसीज़न कैसे लिए जाएँ।
और उसका मेरा स्किल। दूसरी बात हो गई डिसीजन लेने की एबिलिटी, जो आप बोल रहे हो कि मैं छोटे-छोटे डिसीजन भी नहीं ले पाता हूँ कई बार, उसमें भी वक़्त लग जाता है। उसके लिए हम वो फिर हमारे पर्सनैलिटी का विषय है केवल, वो स्किल का विषय नहीं है। वो केवल एक आदत का मुद्दा है कि हमने वो आदत नहीं डाली है। अब उसको हमको फिर उसके लिए आप सजेशन ले सकते हो, हिप्नोटिज्म का उसमें इस्तेमाल करके उसमें आप सजेशन ले सकते हो कि अ, कोई भी डिसीजन जब लेना है तो मैं सामने आता है, मैं उसके बारे में जल्दी से सोचता हूँ, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और जितना समय किसी डिसीजन को लेना चाहिए, उतने ही समय में मैं बराबर वो अब जैसे कहाँ खाना है या क्या खाना है, ये डिसीजन लेने को आप 4-5 मिनट का समय लो, ठीक है। और वही अगर आप किसी होटल में गए हो, तो आप वही क्या खाना है उसके लिए ज़्यादा समय लोगे, 10-15 मिनट गए तो ठीक है। वही आप कोई फंक्शन मैनेज कर रहे हो, फंक्शन रख रहे हो, होस्ट कर रहे हो, वहाँ पे क्या खाना होना चाहिए वो डिसीजन लेने को और आपने 2 दिन दिए तो भी चल जाएगा। समझ रहे हो आप? तो कोई डिसीजन लेने के लिए कितना समय देना सही है, उतना समय मैं उसको तय करता हूँ और उतने समय में उसका डिसीजन लेता हूँ और एकदम कॉन्फिडेंटली वो डिसीजन लेता हूँ और उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसे आप खुद को सूचना दे सकते हो। ऐसा विजुअलाइजेशन, डिसेंसिटाइजेशन से भी वो हो सकता है। अब इसमें देखिए कि सारी इन चीज़ों में हमने समझना होता है कि जहाँ पे केवल चॉइस के मुद्दे हैं, वहाँ पे तो चूज़ करना है, वो कोई डिसीजन नहीं है, मैंने ये खाऊँ या वो खाऊँ, ये कपड़ा पहनूँ कि दूसरा कपड़ा पहनूँ। उसमें कोई डिसीजन जैसी बात नहीं, वो चॉइस का मुद्दा होता है। तो चॉइस भी गलत हो सकते हैं, कभी डिसीजन भी गलत हो सकते हैं। ये लाइफ का पार्ट है। कई बार हम गलत डिसीजन लेते हैं, पर उसपे इतना अच्छा काम करते हैं कि वो डिसीजन सही साबित हो जाते हैं। कई बार हम डिसीजन लेने के लिए लॉजिकली सही डिसीजन लेते हैं, पर काम ठीक से नहीं करते, तो बाद में वो डिसीजन गलत साबित हो जाता है। तो पर हम क्या कर सकते हैं, एट द पॉइंट ऑफ जब हमको डिसीजन लेना है, वो आज लेना है। उसका रिजल्ट हमको कभी भविष्य में मिलने वाला है। वो रिजल्ट भी डिपेंड है उसके बाद हम कैसे काम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, दुनिया में क्या होता है, सर्कमस्टांसेस कैसे बनते हैं। केवल एक डिसीजन से ही ये साबित नहीं होने वाला कि कल जाके वो डिसीजन सही था या गलत था। लॉजिकली, रैशनली कितना भी सही हो डिसीजन गलत साबित हो सकता है। इसलिए हमारे आज हाथ में क्या है, मैं विथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लॉजिकली डिसीजन लूँ। और फिर उसको एक बार डिसीजन ले लिया तो उसको मैं पॉजिटिव प्रूव करने के लिए या उसके अच्छे रिजल्ट आए, इसके लिए पूरी मेहनत लूँ। ये 2 ही चीज़ें हमारे हाथ में हैं, बराबर? वो हमको करना चाहिए, वैसी हमको आदत लगानी चाहिए। ये सब हम करते रहेंगे, कई बार डिसीजन गलत होंगे, कुछ होगा, पर हमेशा हम नेक्स्ट डिसीजन तक बढ़ते जाएँगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएँगे। तो वैसी आदत हमको लगानी, ठीक है? तो जैसा मैंने कहा कि वैसा आप विजुअलाइज़ कर सकते हो कि जो भी डिसीजन आपको लेने हैं वो जब आपके सामने हुए कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी एक जैसे कहें कि डिसीजन लेने की ज़रूरत महसूस होती है, तब आप सोचते हो मैंने कितनी देर में डिसीजन लेना चाहिए, उतने देर में मैं उसके बारे में ठीक से सोच लेता हूँ चारों तरफ से और जल्दी से मेरा डिसीजन दे देता हूँ और एकदम रिलैक्स महसूस करता हूँ, फ्रेश महसूस करता हूँ। वैसा विजुअलाइज़ेशन आप जोड़ दीजिए, तो ये जो पहला एक पार्ट था ना कि डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी यानी या डिसीजन मेकिंग की आदत, वो पहले लगा लीजिए। डिसीजन मेकिंग की जो एनालिसिस की बात हमने की या टेकिंग गुड डिसीजंस, उसकी जो हमने बात की, वो स्किल की जो बात की, वो आपको धीरे-धीरे डेवलप करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपका पहले से अच्छा हो, मुद्दा केवल यही आता है कि डिसीजन लेने में मुद्दा है। तो उस पे हम साइकोलॉजिकली उसको हम इस तरह से यानी पर्सनैलिटी प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करके उसको हम ठीक कर सकते हैं, सम्मोहन के कारण, हिप्नोटिज्म के कारण। ठीक है? हाँ, म्यूट है आप। Thank you. Thank ओके, you. ओके। यस, चलेगा। यस, दीपक जी, आप और कुछ पूछना चाहते हैं? और सर मुझे ये पूछना था कि जो पीएचएस हम यूज़ करते हैं वो हैबिट्स और नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, हुँ। तो इसमें हम प्राइमरली पीएचएस क्यों यूज़ करते हैं, विजुअलाइजेशन क्यों नहीं इसमें हम लेते? नहीं, नेगेटिव थॉट्स के लिए भी हम विजुअलाइज़ तो करना ही है हमको सारी चीज़ें। ओके। उसमें डिसेंसिटाइजेशन टेक्निक के अलावा अलग टेक्निक हमने उसमें बोला है। वो साइको फीडबैक मेथड का टेक्निक।
उसमें ऐसा नहीं है कि वो विजुअलाइज नहीं करना है आपको, वो भी होते हुए विजुअलाइज करना ही है आपको। वो पीएचएस नहीं है। उसमें साइको फीडबैक मेथड में आप देखिए तो थर्ड जो यानी उसमें 3 अलग-अलग चरण बोले हैं। पहला जो चरण होता है फर्स्ट स्टेज में आपको केवल जो सबकॉन्शियसली चीज़ हो रही है, अपने आप हो रही है, उसको आपको कॉन्शियस लेवल पे लाना है। उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है और अवेयर होना है कि वो चीज़ अब शुरू होते ही मैं अवेयर हो जाऊँ और फिर मैं उसे रोक दूँ। ऐसा आपको सजेशन देना है। वो एक बार अचीव हो गया कि फिर आपको सेकंड स्टेज पे जाना है। दूसरा चरण क्या है? वो चीज़ शुरू होने के पहले ही आप अवेयर हो जाओगे कि ये मैं करने वाला था और फिर मैं उसको रोक दूँ। तो वो दूसरा चरण अचीव हो गया और फिर तीसरा चरण है पीएचएस का। तो केवल पीएचएस का ऐसा टेक्निक नहीं है, वो टेक्निक को हम बोलते हैं केवल पीएचएस देने से भी रिजल्ट मिलते हैं। हिप्नोटिज्म को जब पहले हम इस्तेमाल करते थे, साइकोलॉजी में इस्तेमाल शुरू हुआ तो केवल पीएचएस ही देते थे। उसको ट्रेडिशनल हिप्नोथेरेपी हम बोलते हैं। तो उससे भी रिजल्ट मिलते हैं। पर हमने इस कोर्स में जो सीखा ट्रेडिशनल हिप्नोथेरेपी भी सीखा है। वो कोर्स से अगर आप नोट्स देखिए तो आपको पता चलेगा, वहाँ पे आपको ये भी टाइटल भी दिखेगा ट्रेडिशनल हिप्नोथेरेपी और सारे पीएचएस भी दिखेंगे। वो भी सीखा है पर उसके अलावा हमने ज़्यादा बेटर टेक्निक सीखे हैं जिसे हम बिहेवियर थेरेपी मेथड्स बोलते हैं हिप्नोटिज्म के। उसमें फिर ये डिसेंसिटाइजेशन और साइको फीडबैक आता है। तो जो पीएचएस वाला है वो ट्रेडिशनल हिप्नोथेरेपी है, उसमें भी रिजल्ट मिलते हैं, पर जो बिहेवियर थेरेपी मेथड्स हैं उसमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा अच्छे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ। ठीक। यस दोस्तों, और कोई सवाल है? हम ले सकते हैं। वैसे 9 बज गए हैं। यस। तो चलिए दोस्तों अभी रुक सकते हैं, कुछ सूचनाएँ आप सबके लिए। हाँ, विकास जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूछ लीजिए। हाँ सर, कोई बैड हैबिट्स छोड़ने के लिए क्या हिप्नोटिज्म करना पड़ता है? कैसे करेंगे बैड हैबिट्स छोड़ने फॉर के लिए? एग्ज़ाम्पल कैसी बैड हैबिट है समझिए? हाँ, जो भी बैड हैबिट है, आप साइको फीडबैक मेथड वाला जो आपका कोर्स है के नोट्स हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हैबिट यानी क्या, वो अपने आप होती है चीज़ हमसे बिहेवियर, है ना? वो अपने आप हो रहा है, ऑटोमैटिकली हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है। तो उसमें 3 स्टेजेस में हमको खुद को सूचनाएँ देनी होती हैं, जो अभी मैंने स्टेजेस आपको बताई थी, पिछले सवाल के जवाब में दीपक जी के। तो वो साइको फीडबैक मेथड करके आपको मिल जाएगा कोर्स के नोट्स में, उसको पढ़ लीजिए और जो आपको बैड हैबिट के लिए जो सूचना देनी है, वो बैड हैबिट वहाँ पे उसके हिसाब से आप एक स्क्रिप्ट बनाइए। अगर लगे तो मुझे वो आप स्क्रिप्ट भेजिए व्हाट्सएप पे, उसको मैं अगर उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत हुई तो आपको बताऊँगा। ठीक है? ओके। हाँ, तो दोस्तों कुछ सूचनाएँ, एक हम श्याम मानव सर के लाइव अभी हम 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और 4 जुलाई यानी शुक्रवार आता है अगला, यानी अगले के अगला, यानी ये जो शुक्रवार आएगा कल, उसके बाद का शुक्रवार रात को 8 बजे से शुरू होगा। लगभग 3 घंटे का सवाल-जवाब का ही सेशन रहेगा, पर वो यूट्यूब पे चलेगा। तो आप हमारा जो यूट्यूब का श्याम मानव चैनल जो है, उस पे आप जॉइन होके वहीं पे चैट में आप सवाल पूछ सकते हो। मानव सर के साथ मैं रहूँगा। सारे जवाब मानव सर देंगे, पर वो सवाल चूज़ करके कौन-सा सवाल उनको पूछना है, तो वो मैं वहाँ पे रहूँगा वो सब करने के लिए। टॉपिक्स हमारे हमेशा के वही होते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन का जो हमारा टॉपिक है, उससे सवाल पूछ सकते हो आप। साइकोलॉजी के सवाल पूछ सकते हो आप। हिप्नोटिज्म से जुड़े सवाल पूछ सकते हो आप। जो सारे कोर्सेज़ हैं, उनसे जुड़े सवाल भी आप पूछ सकते हो। बाकी भी जो सोशल वगैरह सवाल आपको पूछने हैं, वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो 4 जुलाई को रात को 8 बजे से शुरू होगा। ठीक है, मेहताब जी हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा था कि एक छोटा-सा सवाल है बस, कि जी। जैसे मैं वो कर ही रहा हूँ खुद से, तो मुझे A1, A2 या P2 ये इंडक्शन वगैरह करने की ज़रूरत है या नहीं? बस यही करता रहूँ?
करे तो अच्छा रहेगा बीच-बीच में। अच्छा। हाँ, ताकि वो आपको विजुअलाइज़ेशन वगैरह और अच्छे से जमने लगेगा। तो कोशिश कीजिए, हाँ। अगर आपको इच्छा होती है, जिस दिन समय होता है वैसे दिन आप 1 आध बार हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप कर लीजिए वो भी। अच्छा, अच्छा। जी, ठीक है, ठीक जी। है। ओके। ओके, ओके, बाकी मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ सर आपसे। श्योर, श्योर। और दूसरी सूचना सब दोस्तों कि हमने ये जो एक तो ऑनलाइन अपने कोर्सेज़ चलते ही हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि सर को मिलके आप यानी कई लोगों से ये डिमांड होती है कि आप ऑफ़लाइन कोर्स लीजिए। तो हमने एक ऑफ़लाइन कोर्स हम प्लान कर रहे हैं नवंबर में, वो लोनावड़ा में होगा और पर जब ये ऑफ़लाइन कोर्स होते हैं तो उसके काफ़ी खर्चे होते हैं। तो वो खर्चे बढ़ जाएँगे तो वो कोर्स की फ़ीस भी अराउंड 7000 होगी, प्लस वो रेसिडेंशियल कोर्स होगा लोनावड़ा में। तो वहाँ पे रहने-खाने की भी लिए ऐसे लगभग 7-8 हज़ार रुपए के आस-पास खर्चा आएगा, वो 4 दिनों का कोर्स होगा। तो यानी जिस दिन कोर्स शुरू हो रहा है, उस दिन सुबह से लेकर तो जिस दिन कोर्स खत्म होगा रात तक, चौथे दिन रात को खत्म होगा तो उसके अगले दिन, तो 4 नाइट्स का जो आपका फुल डे का रहना-खाना वगैरह वहाँ पे उसका ये होगा, उसका खर्चा लगभग 8,000 के आस-पास आएगा। एग्ज़ैक्ट हम जब ये डिक्लेयर करेंगे तब आपको बताएँगे। और जो कोर्स होगा क्योंकि कॉमन खर्चे भी हमारे बड़े होते हैं जो हमको करने हैं हमारे तरफ से ऑर्गेनाइजिंग के, तो उसके कारण वो फीस लगभग 7000 के आसपास होगी। ऐसा एक रेसिडेंशियल कोर्स हम लोनावला में प्लान कर रहे हैं नवंबर में। तो कोई आप में से जब हम 4 वो जुलाई डिक्लेयर को करेंगे तब आप उसके लिए बुकिंग वगैरह कर पाओगे। 4 जुलाई को सर कैसे श्याम मानव सर से जुड़ेंगे? यूट्यूब चैनल पे, श्याम मानव चैनल जो हमारा है उसमें लाइव आएगा वो। तो सर वो व्हाट्सएप पे थोड़ा कर दीजिएगा सर। जी, जी, जी। व्हाट्सएप पे मेरे जो स्टेटस होता है उसमें भी रहेगा, हम कोशिश करेंगे आपके ग्रुप में भी लिंक आ जाए, पर आप सीधा श्याम मानव चैनल पे गए तो लाइव दिख ही जाएगा। ठीक है? ठीक, ठीक। चलिए दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछला वीडियो शायद हमने डाला नहीं है यूट्यूब पे, पर यूट्यूब पे डाला है मैंने, शायद वो लिंक शेयर नहीं हुआ है। तो ये भी हम वीडियो डाल के उसकी लिंक ज़रूर शेयर करते हैं आपके साथ में। बाकी व्हाट्सएप पे भी जुड़े रहिए। आज का सेशन कैसा लगा अपने ग्रुप में भी लिखिए। थैंक यू। गुड नाइट। शुभ रात्रि।